कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो इक्तदार में रही है और उसका उनके साथ अलायंस नहीं रहा? मेरी जो सारी अपब्रिंगिंग है वो हुई भी है पश्तूनों में, बलोचों, बरावी, हज़ारा, इन लोगों के साथ। जिस मियाँ नवाज शरीफ ने, जिस वजीर आजम ने आके बलोचिस्तान के बारे में कहा कि मैं एशियन टाइगर बनूंगा और ये होगा और वो होगा, वो भाई साहब जलावतन हो गए और परवेज मुशर्रफ आया और परवेज मुशर्रफ ने उस अकबर बुगटी के खिलाफ ऑपरेशन कर दिया। आपका साथी रहा सारी जिंदगी। नॉट एवरीवन इज सेइंग कि जी हमें आज़ादी चाहिए, या नॉट एवरीवन इज सेइंग कि हमें लड़ना है, वो एक अलग ग्रुप है। इतने से जो उर्दू स्पीकिंग लोगों ने जो हमारे साथ कर छोड़ी है ना, आप क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं पीएमए में कि ठेकेदार भी वहां से निकल आता है, इंटेलिजेंस वाला भी वहां से निकल आता है, हेल्थ वाला भी वहां से निकल आता है, वापडा वाला भी निकल आता है, टेली कम्युनिकेशन वाला भी निकल आता है, फिल्में बनाने वाला भी वहां से निकल आता है। आपको मजे आने शुरू हो जाए। सलूट का मजा ही बहुत है भाई। जैसे पोस्टल एक इदारा है ना, रेलवे एक इदारा है, आपका भी काम है, इदारा है, और आप सेक्रेटरी के अंडर हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू से इट ऑल विद इफ़्फ़त उमर। हमेशा की तरह आज भी मैं आपको एक बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान से, बल्कि नौजवान से मिलवा रही हूँ। और मैं हमेशा यही बात दोहराती हूँ और आज भी दोहराऊँगी कि जिन लोगों ने मुझे ज़िंदगी में मुतासिर की है, जिनसे मैंने कुछ सीखा है, हमेशा मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ। और उन्हीं में से ये एक शख्स हैं जिनकी सोशल मीडिया पे बहुत प्रेजेंस है, बड़ी लॉजिकल बात करते हैं, बड़ी जो दिल से बात होती है, जो उनको ठीक लगती है ठा करके कह देते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस का भी ख्याल नहीं करते, और जो उन्हें ठीक लगता है वो उस बात के साथ खड़े रहते हैं। अगर मैं उनके पोर्टफोलियो की बात करूं तो वो राइटर भी हैं, वो शायर भी हैं, वो एक एक्टर भी हैं, और उनको सोशल और पॉलिटिकल जो हमारी सिचुएशन है उस पर भी उनकी एक अपना एक स्टांस है, और उस पर भी वो बहुत अच्छी तरह बात करते हैं। ज़िंदगी में बहुत से लोगों से आप एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, वो अपनी जगह है, लेकिन मैं बिलीव करती हूँ कि हमेशा डेविल को उसका ड्यू देना चाहिए। एंड ही इज़ वन ऑफ द डेविल्स बहुत सारे लोगों के लिए। और मैं आज आपकी मुलाकात करवा रही हूँ अदील अफजल से। क्या हाल है जनाब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। भाई मैं तो खुद आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बहुत शुक्रिया। ये बड़ी वजूहात आपने दी हैं कि लोग आपके फ़ैन हों। चाहे वो एक्टिंग में देखें तो आपने बेहतरीन एक्टिंग की है, जब आप लिखते हैं बहुत अच्छा लिखते हैं, बोलते हैं बहुत दिल से बोलते हैं, और कुछ ऐसे लोगों से भी पंगा ले लेते हैं जिससे पंगा ले के इंसान फिर खसारे में ही रहता है इस मुल्क में। तो शुरू मुझे अदील आप अपनी बचपन से बताएंगे, इस तरह की सोच और ये स्टांस के पीछे आपके बचपन का, तरबियत का, माहौल का क्या हाथ है? आई थिंक उसमें एक तो जो सबसे की रोल है वो मेरे शहर का है, कोयटा का। आप बलोच हैं? नहीं, मैं कश्मीरी हूँ। कश्मीरी पर लगते बलोच हैं। मैं अब जाहिर है कि वहाँ पे कोई 80-90 साल हो गए रहते हुए हमारे बड़ों को। तो वहाँ का क्लाइमेट और वहाँ का खाना और वो वहाँ का कल्चर, वहाँ का खाना, वहाँ की सोच, वहाँ के नज़रियात वो बिल्कुल अंदर तक जा चुके। सो प्री पार्टीशन वहाँ पे फैमिली शिफ्ट हो गई थी, तो मैं भी वहीं पे पैदा हुआ हूँ। सारी स्कूलिंग, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब वहीं से। और फिर उसमें एक और ख़ास बात ये थी कि वहाँ पे जो मेजॉरिटी ऑफ नॉन लोकल्स उनको कहा जाता है, यानी कि जो बलोच, पठान या हज़ारा नहीं है और पाकिस्तान के दीगर इलाकों से आए में, तो वो ना ज़्यादातर अंदरून शहर में रहते हैं मोस्टली। जो कोयटा का जो एक आप कह सकते हैं कि जो मेन हब है, वहाँ पे पंजाबी, उर्दू बोलने वाले, कश्मीरी, ये वो रहते हैं। तो हम भी वहीं पे रहा करते थे, लेकिन फिर वही ऑब्वियसली जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो वो फिर कभी ना कभी अलग हो जाते हैं आप। तो जब हम छोटे थे और वालिद साहब की सरकारी नौकरी थी, तो फिर हमने घर चेंज किया, तो फिर हमें कोयटा के सबर्ब्स में रहने का इत्तेफाक हुआ। और वहाँ मेरी जो सारी अपब्रिंगिंग है वो हुई भी है पश्तूनों में, बलोचों, बरावी, हज़ारा, इन लोगों के साथ। तो बहुत शुरू से ही आपके जो आइडियाज़ हैं ना वो बहुत डिफरेंट होने लग जाते हैं जब आप एक डिफरेंट एथनिसिटी के साथ आपकी अपब्रिंगिंग हो रही होती है। एक तो ये है कि उनका कल्चर, उनका पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है, समझने को मिलता है। प्लस ये है कि वो जो एक स्टीरियोटाइप बना होता है आपके जहन में थ्रू मीडिया या थ्रू प्रोपेगेंडा, व्हाटएवर द स्टेट नैरेटिव, वो कभी हमारे दिमाग में जगह बना ही नहीं सका। बिकॉज आप
उसमें लिव कर, क्योंकि हम उसमें रह रहे थे। अब मेरे वालिद साहब की गवर्नमेंट जॉब थी और वो वैसे ही महीने में जो है ना वो हफ्ते 2 हफ्ते के लिए आउट स्टेशन होते थे और वो पूरा बलूचिस्तान वो फिरते रहते थे। तो हमें ना एग्जैक्टली ये पता होता था कि अच्छा अगर अबू पशीन गए हुए हैं तो फिर वापसी पे ये तोहफा आएगा, अगर अबू तुर्बत गए हुए हैं तो वापसी पे ये तोहफा आएगा, डेरा बुगटी गए, जहाँ जहाँ वो जाते थे तो वहाँ वहाँ की कोई ना कोई सौगात लोग उनको। क्या होती थी यहाँ की सौगातें? हर एरिया में आप जैसे पशीन वगैरह जब चले जाएंगे तो वहाँ अंगूर हैं, आप ज़ियारत चले जाएंगे तो चेरी है, खुबानी है, सेब है, तुर्बत की तरफ खजूरें हैं, कहीं से लांदी का गोश्त आ जाता था, कहीं से कुछ। तो इस गवादर गए हैं तो प्रॉन्स और ये वो चीज़ें, तो ये हमारे घर पे एक आती रहती थी, कल्चरल सौगात भी आती रहती थी, फूड भी आती रहती थी, प्लस उन लोगों से भी मिलने का मौका मिलता था। उसके बाद जब मैं बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ 2.5 साल तकरीबन, तो उसमें भी ऐसे ही था। ज़्यादातर जो मेरे दोस्त थे वो बलोच थे और वहाँ पे जो बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस हुआ होती थी वो होती तो वैसे पर्टिकुलरली सिर्फ बलोच स्टूडेंट्स के लिए थी, लेकिन चूंकि वो दोस्त थे तो मेरा उनके साथ भी उठना बैठना था। तो यानी कि बलोचों की प्रॉब्लम आपकी भी प्रॉब्लम थी, because you were living there. एग्जैक्टली बलूचिस्तान में। और मैं अक्सर ये कहता भी हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि बलूचिस्तान में शायद बस कुछ थोड़े से बलोच हैं जो नाराज हैं, उनका इशू है, ये ऐसे बिल्कुल नहीं है। मैं हमेशा इस पे अदील ये बोलती हूँ कि इतने लोग अपने राइट्स के लिए निकलते हैं, रोज निकलते हैं और कितना बड़ा मजमा होता है, वो गलत हैं ये कहने के लिए तो कोई नहीं निकलता। तो इसी से अंदाजा लगा लेना कि ज्यादातर नाराज ही हैं। ज्यादातर नाराज हैं। और दूसरा ये है कि अगर आपको लगता है कि नहीं सब कुछ ठीक है तो आप बिल्कुल किसी भी अपने पसंदीदा जर्नलिस्ट को माइक और कैमरा देके भेज दें और कोयटा की गलियों में, कोयटा के बाजार, मैं तो फिरता रहता हूँ, मैं जब जाता हूँ मैं वहाँ रिकॉर्डिंग्स भी करता हूँ, लोगों से वैसे भी मेल मुलाकात करता हूँ, तो आप उनसे पूछ लें, उनकी ओपिनियन पूछ लें। एंड अगेन नॉट एवरीवन इज सेइंग कि जी हमें आज़ादी चाहिए या नॉट एवरीवन इज सेइंग कि हमें लड़ना है, वो एक अलग ग्रुप है। लेकिन मेजॉरिटी को ग्रीवेंसेस हैं, मेजॉरिटी को ये प्रॉब्लम्स हैं कि भाई हमारा प्रोविंस बड़ा है और हमारी आबादी बहुत कम है, रिसोर्सेज ज़्यादा है, तो उस हिसाब से हमारी लाइफ तो सबसे लग्जोरियस होनी चाहिए एज कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस, राइटफुली सो। तो वो है नहीं। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ ना कि जैसे बहुत छोटी छोटी सी डिस्क्रिमिनेशंस होती थी उस वक्त जो हमें नहीं समझ आती थी बट लेटर ऑन समझ आई, कि जैसे जब मैंने रेडियो स्टार्ट किया तो रेडियो में वहाँ पे बलूचिस्तान में रेडियो है, लेकिन इशू ये था कि जिसकी उर्दू बहुत साफ़ होगी सिर्फ वो माइक पे आ सकता है। तो अब आप सोचें ना, आपने 20 बंदे भर्ती किए हैं और उस 20 में अगर कोई बलोच नहीं आ पा रहा या कोई पश्तून नहीं आ पा रहा और उसकी रीज़न ये है कि वो फलां लफ्ज़ गलत बोल देता है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन है। उसको छोड़ेंगे, मिनरल्स का क्या है, पोर्ट का क्या है, वो तो बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल इश्यूज है, मैं छोटे छोटे लेवल के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो वो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, वो जब हम देखते थे कि वो बहुत काबिल लोग हैं और किताब पढ़ने का बहुत रुझान है, इंटरनेशनली पॉलिटिक्स की अवेयरनेस बहुत है, ग्लोबल उसको वो समझते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज के उनका एक सर्टन अटायर है या बात करने का अंदाज उतना उर्दू में खालिस प्योर नहीं है, तो आपको लगेगा कि दे डोंट डिजर्व टू बी पार्ट ऑफ दैट। फिर इसी तरह रेडियो में चूँकि वो सेंटर होते थे, मैं अगर कोयटा में हूँ तो मेरी आवाज़ सिर्फ कोयटा में ही सुनी जाती है, तो अक्सर ऐसा होता था कि चैनल्स को शिफ्ट कर दिया जाता था। कोई भी इंपॉर्टेंट डे है जैसे 14 अगस्त है या 23 मार्च है या ईद है, तो नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया जाता था और फिर इस्लामाबाद में बैठे हुए लोग होते थे, तो वहाँ से ट्रांसमिशन कोयटा आती थी, कराची, लाहौर, हर स्टेशन पे जाती थी। और हम अक्सर बैठ के सोच रहे होते थे कि हमें नेटवर्क पे क्यों नहीं लेते। मतलब अगर इस्लामाबाद में बैठ के एंकर्स बात कर रहे हैं और वो सारा पाकिस्तान सुन रहा है, हम भी सरकार के ही भर्ती किए हुए लोग हैं, हमें भी पॉलिसी पता है, हम भी बात करते हैं, हमें नेटवर्क पे नहीं लिया जाएगा। कभी आप ऐसा नहीं करेंगे कि अच्छा जी आज कोयटा की बारी है। तो ये बहुत छोटी छोटी डिस्क्रिमिनेशंस, ये तो मैं बिल्कुल वो बता रहा हूँ जो हमने खुद फेस की हुई है ना। और ये उर्दू सुप्रीमेसी ने तो हम पंजाबियों के साथ भी बहुत बुरा किया हुआ है। ये तो भाई, पहले हमें अंग्रेजी का कॉम्प्लेक्स, फिर हमें अपनी ज़ुबान का कॉम्प्लेक्स। हम तो मतलब हमारे टाइम्स में, आप तो बहुत बाद में आए जबकि चीज़ें खुल के बात होना शुरू हो गई। उस ज़माने में तो हम वाकई कॉम्प्लेक्स पे रहते थे, हम बोलते नहीं थे कि कहीं मेरी घुटने की जगह मैंने गोडा ना बोल दूं मैं गलती से, और बोल दिया तो बस फिर कह के हैं और आप
खुद अपना मजाक भी उड़ा रहे हो। So, ये इतने से जो उर्दू स्पीकिंग लोगों ने जो हमारे साथ कर छोड़ी है ना, मतलब ये मैं हैरान हूं कि इस नस्ल तक हुआ बार है। हाँ, और वो वही वाली बात है कि वो अच्छी उर्दू बोलना एक बिल्कुल मैं समझूंगा एक हुनर की तरह है। अगर किसी को आती है तो बहुत अच्छी बात है और बोलनी भी चाहिए, लेकिन अगर किसी की जुबान वो नहीं है और वो उतना अच्छा उसमें फ्लुएंट नहीं है, डायलेक्ट तो अपना है ना, तो आप उसको रिजेक्ट तो नहीं कर सकते और मजाक तो नहीं उड़ा सकते। मजाक नहीं दुनिया में कब किसी ने किसी के बोलने पे मजाक उड़ाया किसी और मुल्क में? अभी देखें, जैसे हम जब क्रिकेट मैच देखते हैं तो मैंने नहीं सुना कि कोई भी कमेंटेटर वसीम अकरम कह रहा हो, वो कहता है वसीम। आप उसकी करेक्शन क्यों नहीं करते कि भाई वसीम नहीं है, वसीम है। तो अगर एक लाहौर वाला या एक पेशावर वाला उसमें कहीं थोड़ी बहुत गलती कर देता है तो जाने दें, ठीक है, हमें समझ होनी चाहिए कि हाँ ये फलां इलाके से है। अच्छा, इसमें ना एक और भी जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है वो आप ये देखें कि उर्दू, मैं बल्कि एक दफ़ा गया निदा यासिर के शो में, मेरा दिल कर रहा था कि मैं किसी मॉर्निंग शो में भी जाऊं। ये कैसे दिल कर आया? इसके पीछे मुझे बताओ क्या ख्वाहिश थी? असल में मुझे बस ऐसी था, मैंने कहा मतलब कौन लोग हैं जो जाते हैं सुबह उठ के, तो वो जब मुझे इनविटेशन आया तो मैंने कहा हाँ मैं ज़रूर जाऊंगा। तो मैं लाहौर से कराची गया, तो निदा के साथ बात हो रही तो उसने कहा तुम्हारी उर्दू बड़ी साफ़ है, तो कोयटा में रह के तो उर्दू क्यों इतनी साफ़ है? तो मैंने कहा नहीं, कोयटा में मतलब हसाम काजी भी वहीं से था, इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट वहीं से आता, शाद शायर भी वहीं से है, बेशुमार लोग हैं जो कोयटा से हैं। तो आपको ये गलतफहमी क्यों है कि कितने बड़े राइटर्स वहां से आए हैं? तो ये कैसे है कि नहीं जी कोयटा वाले शायद उर्दू इतनी साफ बोल ही नहीं सकते। कोयटा में बल्कि ज्यादा अच्छी उर्दू इसलिए बोली जाती है क्योंकि 3 से 4 एथनिसिटीज जब एक स्कूल में होंगी तो ऑब्वियसली इंटरेक्ट करने के लिए उर्दू ही बचेगी, वो राब्ते की जबान है। लेकिन जैसे ही बाकी सब आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो वो फिर अपनी लैंग्वेज पे आएंगे। और अच्छी बात ये है कि लोग वहाँ पे 2-2, 3-3 लैंग्वेजेस सीख जाते हैं। मेरे अब्बू को 2-3 लैंग्वेजेस आती हैं, तो वो होता ही यही है कि वो बंदा देखा और उसके साथ उसी की लैंग्वेज में कम्युनिकेशन और यही तरीका होता है। और इसीलिए जब 5 सूबों से 5 चैनल्स आते थे तो उसके पीछे हमें समझ आना शुरू हो जाती थी। जब हम उनका कोई ड्रामा देखते थे तो ऐसा नहीं होता था कि हमें समझ नहीं आया, हमें आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू हुई थी। फिर एकदम मुझे नहीं पता ये क्या हो गया और बस सब कुछ आई थिंक वो इस पे तो अच्छी बल्कि एक पूरी केस स्टडी बनती है कि हम लोग आमतौर पे कहते हैं कि स्टेट को आर्ट में इंटरवीन नहीं करना चाहिए, उसको एक फ्री स्पेस देनी चाहिए क्योंकि वरना वो कंट्रोल करता है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान टेलीविजन के मॉडल को देखें तो वो एक बहुत ब्रिलियंट मॉडल था कि आपने 5 शहरों में अपने स्टेशंस बनाए हैं और वो बाउंड है कि वहीं के लोगों को काम देंगे। बिल्कुल, कोयटा के राइटर को मौका मिलेगा, कोयटा के एक्टर को, कोयटा के क्रू को, डायरेक्टर बनेंगे लोग, और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि उस शहर की कहानी सामने आएगी। तो पहले 5 स्टेशंस अगर हैं तो 5 ड्रामे आया करते थे। और जिस वक्त हमने वही वाली बात है कि आपको टीवी पे देखा हुआ है, उस वक्त तो हम लोग एज फैन जब देखा करते थे तो यही होता था, अच्छा इस टर्म में ये कराची से आ रहा है, ये लाहौर से आ रहा है, ये पेशावर से आ रहा है, आपके लहजे से पता चल जाता था। तो वो एक खूबसूरती थी। अब उसके ऊपर बहुत सारे लोगों को एतराज था कि जी वो तो स्ट्रेट कंट्रोल्ड है और बड़ा एक डिक्टेटरशिप वाला माहौल है, पीटीवी एक सर्टेन नैरेटिव देता है और हर किसी को इजाज़त नहीं है, सिंगल विंडो है, दैट इज़ फाइन, उस पर बिल्कुल डिबेट हो सकती है। लेकिन अब सारे का सारा 2 से 3 चैनल्स के पास कंट्रोल चला गया है, वो सिर्फ कराची में बैठे हुए हैं। और वो अब वो कुछ स्टेट डिक्टेटरशिप से भी ज़्यादा बुरी चीज़ है क्योंकि पीटीवी पे तो समहाउ आइडियाज़ डिफरेंट ही होते थे। कराची से अगर एक बिल्कुल फैमिली ड्रामा आ रहा है तो लाहौर से किसी सोशल इशू पे बात हो रही है, कोयटा से कोई हिस्टोरिकल ड्रामा बन रहा है, पेशावर किसी फ्यूडल की कहानी सुना रहा है, इस्लामाबाद कॉमेडी प्ले कर रहा है। आपको एक रेंज मिलती थी प्लेस की। अब तो 3 चैनल हैं, 18 ड्रामे रोज चल रहे होते हैं, ऑल आर सिमिलर। और आप चैनल चेंज करो तो आपको समझ नहीं आती कि ये तो अभी मैं उस चैनल पे भी थे, वही कास्ट है, वही कैरेक्टर्स हैं। तो बस लाइटिंग से पता चल जाती कि ये जियो की स्क्रीन है, ये हम की है, ये RY की। ना कंटेंट में कोई फ़र्क है, ना स्टाइल ऑफ लाइटिंग एज सच कैप्चर करने में कोई फ़र्क नहीं है, टॉपिक्स में फ़र्क नहीं है। इट्स ऑल अबाउट के रेटिंग है। और अक्सर ड्रामा को देख के लगता है कि यार ये हमने ना कहीं 90s में फिल्में भी देखी हुई हैं बॉलीवुड की,
उस तरह की पुरानी फिल्म्स को भी खून भरी मांग का रेप्लिका इस जमाने में, मतलब कि प्लास्टिक सर्जरी और मतलब सब अंधे हो गए हैं, किसी को ना आवाज पहचानी जा रही है। मतलब आपने जिंदगी में किसी को एक दफा भी देखा हो ना, तो कभी वो दोबारा आपको कहीं नजर आए तो आपको वो भी लगता है यार इसको मैंने कहीं देखा हुआ है। और एक इंसान जैसे आपने बच्चा भी आपको पता ही नहीं चल रहा, आप उसको नहीं पहचान रहे मतलब। और एक और भी ना बड़ा अब चले 8 बजे वाले ड्रामे पे तो फिर थोड़ी सी मेहनत हो जाती है, जो 7 और 9 बजे वाले हैं वो तो बिल्कुल ही एक और टेंजेंट के ड्रामाज हैं। तो उसमें एक ड्रामा चल रहा था, वो काफ़ी वायरल भी हुआ था, मीसनी। अच्छा, नाम भी कितना कमाल है उसका, Oh my मीसनी। God. तो मीसनी में जो बाप का रोल प्ले कर रहा था ना, वो मेरे से भी कोई 7-8 साल छोटा लड़का, एनसी में मेरा जूनियर था, तो वो प्ले कर रहा था। तो वो जब हमें मिलता था हम उसका मजाक उड़ाते थे कि यार तूने सामने से 3 बाल सफेद किए और तू बेटी बेटी कर रहा है, तुझे शर्म, मतलब तू क्यों कर रहा है ना वो रोल, तेरी जवान बेटी है, तू खुद अभी बच्चा है। तो एक और हमारे साथ एक्टर थे, उसने कहा वैसे टेलीविजन वालों ने ना बिल्कुल ही ऑडियंस की परवाह करनी छोड़ दी है, वो बस हमारे मुंह पे ऐसे जैसे ना चपेड़ मार रहे हैं कि ये बूढ़ा लग रहा है, नहीं लग रहा ना, हमारी मर्जी, हमारी मर्जी। ये तो वही वाली ना हमारा अकबर एंथनी में के अमर ने वो, ये एंथनी थे अमिताभ, तिल लगा लिया। हाँ, तो मतलब 3 का खून एक साथ चला गया, ठीक है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस हो रहा है ना। हालांकि आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग में तो यही है कि जी मेक पीपल बिलीव, मेन इसकी बेसिक डेफिनेशन है। बूढ़ा बूढ़ा लगना चाहिए, जवान जवान लगना चाहिए, चौधरी चौधरी, सिपाही सिपाही, विलन हीरो, ये लगने चाहिए ना। तो आप एक जवान 23 साल के 24 साल के बंदे को बुढ़ा बना रहे हैं, उससे बड़ी लड़की को उसकी बेटी बना रहे हैं, और बस चल रहा है, बस चल रहा है। और इसके पीछे मुझे लॉजिक भी नहीं समझ आ रही है, या तो यंग टू ओल्ड हो ना तो बंदे को थोड़ी लॉजिक भी समझ आ जाती, पर उस पे भी फिर मेकअप आर्टिस्ट का और एक्टर की बॉडी लैंग्वेज का बड़ा हाथ होता है। और अगर आपको कहानी पता है कि एक शख्स ने लेट्स से 10 किस्तों के बाद बूढ़े हो जाना है, तो या तो आप कोई लोकल लाइक एक्टर्स ढूंढ लें, या फिर आप कम से कम उसका गेटअप तो बनाए ना। या अगर मुझे यंग टू ओल्ड करना है तो मेरी यंग लड़की ले ना, अब मुझे को 2 चुटिया बना के मुझे ही यंग बनना पड़ता है। तो ये चीज चल रही है, तो ये इनकी सीरियसनेस है, तो उसको देख के फिर आई स्टिल फील। और अगेन उसमें फिर जो सबसे बड़ा लॉस है वो ये है कि आपको रोजगार के लिए, पर्टिकुलरली इंडस्ट्री में काम करने के लिए आपको उठ के कराची जाना पड़ता है। अब कल भी मैं एक इंटरव्यू दे रहा था, तो उसमें उन्होंने मुझसे पूछा, उन्होंने कहा आप बहुत चूजी हैं, आप काम नहीं करते। मैंने कहा जानी काम आता ही नहीं है, मैं क्या चूजी हूँ, मैं लाहौर बैठा हूँ, जैसे ही उनको पता चलता है कि इसको लाहौर से बुलाना पड़ेगा, इसको टिकट देनी पड़ेगी, इसको स्टे देना पड़ेगा, कहते यार कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी। मैं आपके सामने एक हूँ, वही आपका मैं एक इंटरव्यू देख रही थी, और आपने वाकई, एक तो होता है ना कि बहुत मदद हासिल हो जाती है अगर आपका फेस पे भी एक कैरेक्टर हो और आपको आवाज़ पे भी अबूर हो, तो ये आपकी एक्टिंग में हेल्प करती है। और आपके फीचर्स और वो ऐसे हैं कि कैरेक्टर एक्टिंग में यू कैन डू वंडर्स। और हमारे साथ ही पड़ोसी मुल्क में हमने ऐसे बहुत से एक्टर्स देखे हैं जिन्होंने आके कमाल कर दिया, लेकिन उनका कमाल लोगों को नजर आता है, वो उनका कमाल यूज कर रहे हैं। हमारे यहाँ सिर्फ कन्वीनियंस देखी जाती है। हमारे यहाँ कन्वीनियंस भी है, और हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि आप कैरेक्टर देख के कहें कि ये फला बंदे से करवाना चाहिए। अवेलेबल कौन है, अवेलेबल कौन है, ठीक है। इफ़त नहीं, इफ़त नहीं, उसको खर्चा देना पड़ेगा, होटल देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो वो फिर आप जो बन रहा है वो क्या शिकायत करनी उस पे। हाँ ठीक है, वी आर नॉट विलिंग टू लीव लाहौर, हम नहीं छोड़ सकते। अब मतलब मुझे लगता है ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं किसी कैरेक्टर में फिट बैठता हूँ तो फिर आपको इतनी, फिर हम नेगोशिएट भी कर लेंगे नेगोशिएट भी कर लेंगे, कोई कॉस्ट भी बियर हो जाएगी, मतलब हिसाब किताब बन ही जाएगा। लेकिन अब वो सिलसिला है नहीं। तो आई थिंक ये सर मेरी कहानी तो नहीं है ना, इस वक्त कोयटा में भी बहुत सारे लोग हैं जो एक्टिंग करना चाहते होंगे, लिखना चाहते होंगे, और मुझे जब कोई अप्रोच करता है ना अपने सर्कल्स में से, जूनियर्स में से, कि सर बताएं हम भी इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, और मुझे समझ नहीं आती कि मुझे आज तक नहीं समझ आती मैंने क्या अब मैं क्या बोलूं कि मतलब किसी टीवी चैनल जाएं, क्योंकि मैंने तो नहीं सुना कि किसी ने ऑडिशन कॉल की हो कभी, कोई एक साल में एक रन चल रहा हो कि चलो नए एक्टर्स ढूंढते हैं, नए राइटर्स ढूंढते हैं, कहीं पे कोई इस तरीके का इवेंट हो रहा हो, नेवर हर्ड ऑफ इट ना। तो अब मैं फिर होता है, मैं कहता हूँ अच्छा यार मैं फलां डायरेक्टर को जानता हूँ, तो उनके पास चले जाओ, मिल लो।
अगर उनको पसंद और आ वो गए। भी कौन है अब, नदीम बेग तो नहीं उनके पास टाइम किसी को मिलने का, तो वो कुछ बेचारे जो काम ऐसा कर रहे हैं जो थोड़ा सुन लेते हैं हमारी, उन तक ही हमारा इख्तियार है कि वो हाँ, पहुंच जाए। अभी कई 2-4 दफा लोगों ने कहा, मैंने उनको कहा यार मैं तो लाहौर में एक ही डायरेक्टर को फंसी जानता बारी है और एक काशिफ काशिफ निसार निसार है, सरमद है, सरमद टीवी के लिए काम नहीं करता। तो मैंने कहा ये गिनती के 2-1 लोग हैं, तो मैंने कहा मैं भेज देता हूँ, आप बेशक चले जाएं मिलने, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम हैं इस तरीके से, क्योंकि आप जाएंगे, आप क्या करेंगे, कोई सीवी देंगे, कोई ऑडिशन देंगे, और क्या ही सीवी दे सकता है एक एक्टर, आर्ट की तो कुछ नहीं कोई है ना, CV कोई नहीं CV है। अब वो वही वाली बात है कि या तो एक बहुत रेगुलर काम हो रहा हो, जो कि पहले हो रहा होता था, हर शहर से हो रहा हो और लोग आ रहे हो, थ्रू आउट उनको मौका मिल रहा हो, चलें आप। और उसमें एक और लॉस ये है कि मुझे याद है पीटीवी में, मैं तो खैर हम इतने शौकीन थे टीवी देखने के कि जब हम अगर कराची चले गए ना तो बैठ के जो सिंधी ट्रांसमिशन है वो भी देखा करते थे। यहाँ आते थे तो यहाँ पे सराइकी और पंजाबी के ड्रामेज होते थे, इस्लामाबाद में हिंद को चल रही होती थी, पटवारी चल रही होती थी, तो रीजनल का भी बहुत अच्छा काम था, बहुत अच्छा काम था। मैं तो तालीम में बालगां भी देखा करती थी, मुझे इतना मजा आता था वो देखने का। अब वो चीज भी नहीं है। अगर इतना कंटेंट क्रिएट हो रहा हो तो मैं अपनी रीजनल लैंग्वेज में ही काम करके खुश हो जाऊंगा, बिल्कुल। मैं अपनी कम्युनिटी में हीरो बन जाऊंगा। तो वो सारे का सारा जो है ना वो मैदान बिल्कुल खाली है। और जो लोग ये शिकायत करते थे कि जी स्टेट कंट्रोल्ड है, अब वो कॉर्पोरेट और सेठ कंट्रोल्ड है, तो आपको स्टेट से दैट्स वे वर्स, ठीक है, तो आपको स्टेट के बजाय सेठ से ब्लैकमेल होना है, दैट्स कंप्लीटली अप टू यू। बहरहाल हम अभी इस पे बाद में बात करेंगे, अभी हम बलोचिस्तान पे ही जाते हैं। फिर आपने हमारी यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल कर ली और आपके सामने हालात बद से बदतर होते हैं। बिल्कुल, यूनिवर्सिटी में ही थे हम जब नवाब अकबर बुगटी का कत्ल हुआ 2006 में, उस वक्त मैं यूनिवर्सिटी में था और वो एक मेजर टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल, उसके बाद से फिर हमने बलूचिस्तान से कोई खैर की खबर नहीं सुनी। नहीं। उसके बाद आपने कोई डिस्क्रिमिनेशन अपने लिए महसूस की कि मैं बलोच नहीं हूँ? क्या लोगों ने आपको रियलाइज कराना शुरू किया? अब इसमें जो है ना मैंने आज तक कभी बात की नहीं, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि मैं अब भी जब कोई कंटेंट बनाता हूँ और वो कंट्रोवर्शियल हो और वायरल हो, तो मुझे सबसे पहले जो खैर खाही के फ़ोन है ना वो बलूचिस्तान से ही आते हैं। और आज भी वही बलोच है जो मुझे फ़ोन करेंगे, मेरे साथ जो यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं, जिन्होंने साथ काम किया हुआ है, कि तू ठीक है, कुछ हुआ तो नहीं, सब खैर खैरियत है। तो मेरी अपनी ज़ाती ज़िंदगी में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे फील करवाया गया। हाँ, इक्का दुक्का इवेंट्स होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहूँगा कि हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो यूनिवर्सिटी में ही हमारी वॉल चॉकिंग हुई थी, एंटी पंजाब और एंटी पंजाबी वो हम देखते थे। बहुत सारी जगहों पे और इस तरीके के छोटे छोटे इश्यूज हो जाते थे। लेकिन उस चीज़ को अगर मैं उससे कंपेयर करूं कि जो दोस्तियां, जो मोहब्बत, जो प्यार, जो रिश्तेदारियां हमने बनाई हैं, जो जान छिड़कने वाले लोग थे, तो वो कुछ भी नहीं है उसके सामने। हाँ, जब एक माहौल बनता है, एक पूरे शहर का माहौल बन गया कि अब यहाँ पे जो है वो पंजाबी या उर्दू बोलने वाले सेफ नहीं हैं, उनके घर सेफ नहीं है, उनकी नौकरियां सेफ नहीं है, टारगेट किलिंग हो रही है, टीचर्स को मारा जा रहा है, डॉक्टर्स को मारा जा रहा है, तो एक बड़ी माइग्रेशन हुई है वहाँ से। यस, बहुत ज़्यादा तादाद में लोग निकले और अनफॉर्चुनेटली उसमें से कई लोग यहाँ पे सेटल भी नहीं हो पाए और फिर वो वापस भी गए, उनका यहाँ पे नहीं हुआ गुजारा, क्योंकि एक मिजाज आपका बन गया होता है अपने शहर के हिसाब से। आपके कारोबार आपकी उस जगह के लिहाज से होते हैं। मेरे बहुत से जानने वाले जिनकी कोल माइंस थी वहाँ पे, और लेकिन वो सब छोड़ के आ गए और वहाँ के लोकल्स को ठेके पे दे दिए। ये वहाँ पे हुआ है कि बहुत सारे लोगों को अपनी नौकरियाँ, अपने घर, सब कुछ छोड़ के आना पड़ा है। लेकिन उसको भी, बट स्टिल आई वुड से ना कि मैं जब आज भी जाता हूँ, मेरा घर अभी भी कोयटा के बाहर ही है, शहर से बाहर ही है, और वहाँ पे गिनती के शायद चंद घर होंगे जो नॉन लोकल्स के हैं, बाकी सारे या बलोच हैं या हज़ारा हैं। तो मेरे लिए तो वो मोहल्ले आज भी खुले हुए हैं, घर आज भी खुले हुए हैं, मेरे दोस्त अभी भी वही के वही हैं, जिन जगहों पे मैंने काम किया हुआ है वहाँ पे भी जाऊँ, ऑलवेज वेलकम का माहौल है। कोयटा के जनरल क्राउड भी मुझे उसी तरह, अब जब थोड़ा सा चले फेम आ गया तो वो और ज़्यादा रिस्पेक्ट और ऑनर के साथ मिलते हैं। 2 साल पहले मैं गया था कोयटा लिटरेरी फेस्टिवल पे, तो वहाँ आप यकीन करें कि मुझे मैं हॉल से निकल रहा था और कुछ पश्तून लड़कों ने मुझे जो है ना वो घेर लिया और उन्होंने कहा कि आपको हमें 5 मिनट देने होंगे
और एक यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने सर्कल बनाया और दफ के ऊपर उन्होंने मेरे नाम से टप्पे बनाए अरे वाह, पश्तो में। वाह। और मेरे लिए ना वो बिल्कुल ऐसा मूवमेंट था कि मैं मतलब अपने शहर वापस आया हूं और मुझे इस तरीके का वेलकम मिल रहा है कि लोग मेरे लिए टप्पे बना के अभी इम्प्रोवाइज्ड वो कर रहे हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन डेफिनेटली हुई है। जाहिर है कि अब ये है कि एक पंजाबी को या एक उर्दू बोलने वाले को डर लगता है कि वो शहर के मखसूस इलाकों के अलावा कहीं पे जॉब करने ना जाए, उसकी एक्टिविटी लिमिटेड हो गई है। जो पंजाबी टीचर्स वहाँ पढ़ा रहे हैं वो अब डरते हैं सख्ती करते हुए किसी बलोच स्टूडेंट पे या किसी पश्तून स्टूडेंट पे के, जबकि हमारे टाइम पे ऐसे नहीं था। हमारे टाइम पे जो मेजॉरिटी टीचर्स थे वो पंजाबी थे और वो इतना मारा करते थे हमें स्कूलों में बगैर किसी तफरीक के। वो ये नहीं देखते थे कि ये पंजाबी है या ये पठान है या ये बलोच है। जिसने होमवर्क नहीं किया उसको मार पड़नी है, उसको डांट पड़नी है। कभी किसी के पेरेंट्स ने आके ये बात नहीं की थी कि भाई तुमने मेरे बच्चे को क्यों मारा, कोई इस तरीके की चीज़ नहीं थी। अब वैसे ही एक इंटरनल फियर आ चुका है कि ये सिचुएशन ऐसी है कि इसको तो कोई भी एक्सप्लॉइट कर सकता है। लेकिन अगर लोगों के घरों पे लेट से कोई पर्ची डाल दे जाके कि तुम पंजाबी हो, हमें तुम्हारे कारोबार का भी पता है, हमें तुम्हारे बेटे का पता है, बेटी का पता है, और वो डरने लग गया है और तुमको बेहतर है कि तुम भाग जाओ और हम फला तंजीम से हैं। आपके पास कोई एविडेंस तो नहीं है ना कि वो पर्ची उस तंजीम ने डाली थी, हो सकता है उसके हमसाये ने डाली हो, वहां के किसी प्रॉपर्टी टाइकून ने डाली हो, उसके अपने पार्टनर ने डाली हो, हमें क्या पता। ठीक है। सो ये तो जब तफ्तीश होगी, कोई रिसर्च होगी, तब बहुत सारे हकाइक सामने आएंगे। लेकिन प्रोबेबिलिटी है कि हो भी सकती है ना, ये डर तो है। हो भी सकती है, हो भी सकती है। सो इसलिए वहां पे आई वुड स्टिल से कि अभी भी बड़े बड़े लॉयर्स हैं, वो पंजाबी हैं, कोयटा में काम कर रहे हैं, बिजनेसेस भी चला रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स भी कर रहे हैं, तो जी रहे हैं, काम कर रहे हैं। थोड़ा सा माहौल के साथ मिक्स भी होना पड़ता है, थोड़ा सा लोकल ट्रेडिशंस और नॉर्म्स को भी समझना पड़ता है। बाहर से आने वालों के लिए शायद थोड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन जो वहीं पे पैदा हुए हैं, वहीं पे रह रहे हैं, उनके लिए एज सच उस तरीके की बिल्कुल सही बात है। जैसे सिंध में पंजाबी रहते हैं या हमारे यहाँ उर्दू स्पीकिंग जो लोग शुरू से रहते हैं, तो हमें तो कभी फर्क नहीं लगा, बल्कि हमें तो पता भी नहीं थी ये बातें कि कुछ उर्दू स्पीकिंग भी कुछ होता है। बस वो तो बाद में पता चला कि ये हिंदुस्तानी है और ये उर्दू स्पीकिंग है। ये अब अगेन वही वाली बात है ना कि पिछले कुछ 10-12 सालों में चीजें एड्रेस बहुत बुरे तरीके से हुई हैं। नहीं होती पहले भी थी, जिसपे मैं अगेन इस बात पे आऊँगी कि अनवर मकसूद की अपनी एक बहुत बड़ी जगह है और उनको क्रिटिसाइज़ करने वालों में सिर्फ आप ही नहीं, मैं भी शामिल हूँ। क्योंकि आपसे भी पहले मैंने वो टाइम देखा है ना जहाँ पे मजाक उड़ रहा है और बहुत बुरा उड़ रहा है पंजाबी का, लेकिन मैं भी कह के मारी हूँ, मेरे घर वाले भी माने, हमने भी एक्सेप्ट कर लिया था और हम उसी कॉम्प्लेक्स के साथ कराची टेलीविज़न में काम करने जाते थे। हक नहीं था, मतलब मेरा तलफ़ुज़ अगर गलत हो गया है तो मुझे डांट पड़ती थी और मैं अपना तलफ़ुज़ ठीक करती थी। ये कॉन्फिडेंस के हम तो ऐसे ही बात करते हैं, बहुत बाद में जाके कहीं आया। जितनी फिल्म्स बनी हैं पिछले 10-12 साल में और जितने टेलीविज़न से ड्रामे बने हैं जिनमें पंजाबी फैमिलीज़ को सेंटर किया गया है, जितनी घटिया पंजाबी वो बोल रहे हैं, झटके खा के, जितनी गंदी स्टीरियोटाइप कैरेक्टर्स वो प्ले कर रहे हैं, हमने कुछ नहीं कहा ना। हमें पता है आप हैं ही कराची के या आप हैं ही पेशावर के, आप तो मान चुके हैं, ठीक है, आपका डीप डाउन एंड डॉक्ट्रिन्ड है आपका, हम तो ही पेंडू, ठीक है, हाँ आपका इशू है, आपसे नहीं बोली जा रही, तो इट्स ओके। लेकिन ये क्या बात हुई अभी ना, एक इस साल रमज़ान में भी एक प्ले चल रहा था 7 बजे और मैं रोज़ बैठ के देखता था, सिर्फ इसीलिए कि ये किसने सोचा है कि एक घर है उसमें एक बहू है वो पठान है और एक बहू जो है वो पंजाबी है। अच्छा। और जो पंजाबी है वो बिल्कुल पेंडू है और उसकी शादी एक ऐसे बंदे से होगी जो उर्दू के शेर सुनाता है और फिर वो उसका एक गंदी सी तशरीह कर देती है और बस ये कॉमेडी है। और जो पठान है उसका जो बाप है वो पेशावर से आ गया है और उसके हाथ में बंदूक है और वो हर बात पे बंदूक निकाल लेता है। अब ये मेन स्ट्रीम पे चल रहा है। और ये स्टीरियोटाइप कब से हुआ भाई यार, इस अब थक गए ना, अब थक गए हैं। अहमद फराज भी पठान थे, या एग्जैक्टली और मेरे ख्याल से फैज साहब कश्मीरी थे, अमजद इस्लाम अमजद पंजाबी थे, अताउल्ला कासमी पंजाबी हैं, अहमद नदीम कासमी पंजाबी हैं, मुनीर न्याजी पंजाबी हैं। तो एक लंबी फहरिस्त है। अगर आप
उर्दू की शायरी या उर्दू अदब की, अशफाक अहमद साहब पठान है, बानो कुदसिया जट है, आप नाम लेते जाए, मैं आपको उनकी कास्ट और उनका एरिया बताता जाऊंगा, ठीक है। सो एक मैसिव कंट्रीब्यूशन है। जो भी उर्दू का लिटरेचर पोस्ट पार्टीशन है, मंटो कश्मीरी था, तो मतलब नाम लें आप किसी का, तो वो उस कंट्रीब्यूशन के बावजूद इतनी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, इतनी अवेयरनेस की कमी है कि आप जब भी उस एरिया के बारे में बात करेंगे तो आप पश्तूनों को भी एक सर्टेन वे से देखेंगे, सिंधियों को भी एक सर्टेन वे से देखेंगे। उसने नुकसान पहुंचाया है ना, और मतलब वो खत्म भी नहीं हो रहा अभी तक, उन्हीं बातों पे लोग हंस रहे हैं। यही बड़ा अलमी है कि इट्स स्टिल फनी फॉर यू। अच्छा, मुझे ये आप करें, जैसे मैं अगर कहूँ ना कि कोयटा में रहते हुए ऐसा कोई दिन नहीं होता था जब हम एक दूसरे की एथनिसिटी का मजाक नहीं उड़ाते थे। अगर मैं बलोचों के ऊपर जोक कर रहा हूँ, बलोच रिवर्स में मेरे पे जोक कर रहा है, बिल्कुल सही है, आई एग्री विद दैट, मैं ओन कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने भी कर लिया, उसने भी कर लिया, और हमें दोनों को पता है कि हम ये दोनों कॉमेडी कर रहे हैं, ठीक हो गया। ये नहीं हो सकता कि मैं अपने ऊपर जोक आए तो मैं कहूं यार ये आपने कैसी बात ये आपने कैसे, अब आपने रियासत की वहदत को छेड़ दिया, अब आपने आप तहजीब के दायरे से बाहर निकल। हम जो कर रहे थे वो तो तहजीब के दायरे में था, आप जो कर रहे हैं वो बदतमीजी है। ये नहीं हो सकता ना। तो कल भी वो एक इंटरव्यू था, अब मैं थोड़ा तंग भी होता हूँ कि बार बार एक ही बात पूछी जा रही होती है। उन्होंने कहा यार आपने अनवर मकसूद साहब पे तनकीद की, तो आपको नहीं लगता कि अनवर मकसूद पे तनकीद करने के लिए पहले खुद बंदे का कोई अच्छा मैं तो हमेशा इस बात कहती हूँ, इज्जत ना आपकी उम्र की वजह से होती है, ना इज्जत आपके एक्सपीरियंस की वजह से होती है, इज्जत आपकी उस बात से ही होती है जो आप अगले तक पहुंचा के जा रहे हैं। मेरे लिए ये बिल्कुल, मैं इस बात पे इज्जत नहीं कर सकती कि आपने बचपन में मुझे सिंधियों के खिलाफ भी किया, मुझे आपने बंगालियों के खिलाफ भी किया, मुझे आपने पठान के खिलाफ भी किया, और मुझे आपने मेरे खिलाफ भी किया। तो मैं तो आपकी कभी इस बात पे इज्जत नहीं करूंगी क्योंकि आपके सफेद बाल हैं। और मैंने तो उस पर भी यही कहा, मैंने कहा देखें जो नकाद है उसका जो कद है ना वो उसकी तनकीद से बनता है जी। तो तनकीद मैंने 3 साल पहले की हुई है, अब रिपीट भी की हुई है, जवाब कोई नहीं दे रहा। यही कह रहे हैं कि यार आप क्यों कर रहे हैं, और आप कौन सा बदल रहे हैं हमारी और आप तो वही कर ही जा रहे हैं। ठीक है, अभी आपका रिसेंट ले आया है, फिर वही सब कुछ हो रहा है। ठीक है, सो या तो आप बदल जाएं तो हम तनकीद करना छोड़ देंगे। और मेरा नहीं ख्याल है कि दुनिया में कोई भी ऐसी सोसाइटी है जहां पे आर्ट विदाउट क्रिटिक फ्लरिश किया हो। मतलब आप सब भी तो कर रहे हो, जब आप हम पे करते हो तो वो भी तो तनकीद ही है, हम भी तो सुन रहे हैं, हम भी तो सुन, सब पे ही तनकीद होती है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर आप पब्लिक उसमें निकल आए हो और आपने एक ओपिनियन दे दिया है, बहुत लोग आपका साथ भी देंगे और बहुत आपके खिलाफ भी अगर कदकाठ की बात हो या पहले कुछ करने की बात हो तो मुझे लगता है कि मुझे तो फिर इमरान खान पे भी तनकीद का कोई हक नहीं, क्योंकि ना तो मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है ना मैंने नहीं, लेकिन हम एज क्रिकेटर तो आज तक करते भी नहीं है। आपने ही अपना शोभा बदला। नहीं, मैं तो पॉलिटिक्स में भी, क्योंकि मैंने चले अमली सियासत नहीं की ना, तो मुझे तो फिर नवाज शरीफ पे भी तनकीद का कोई हक नहीं है। उसने 40 साल हो गए उसको सियासत करते हुए, मेरी तो उम्र 40 साल है, तो मतलब मैं फिर किसी पे भी, मैं फिर जेनजी का वेट करूं कि कब वो बड़े होंगे और काम करेंगे और मैं फिर मैं मर चुका। ऐसे दुनिया में कहीं नहीं होता, कहीं पे भी नहीं होता। तो ये आगे से इस तरीके का रिस्पांस देना कि जी आपको हक ही नहीं है, आपको बोलना ही नहीं चाहिए, आपने गुस्ताखी कर दी है, ये गलत है। मैं इस चीज पे बिलीव करता हूं, मैं अपनी बात सामने रख रहा हूं और इसीलिए रख रहा हूं कि आए बहस करते हैं। आपको अगर बुरी लग रही है, आप मेरी बात को डाइसेक्ट करें, उसमें से निशानदेही करें, मैं अपना आर्ग्यूमेंट रखता हूं, आप अपना आर्ग्यूमेंट रखें। सोसाइटीज ऐसे मूव करती हैं और इसी तरह तो इवॉल्व होंगे। अगर हम उसी तरह कमरों में बंद रह के आपस ड्राइंग रूम में बातें करके जाके सो जाएंगे, फिर तो कुछ नहीं होने वाला। अब बिल्कुल ऐसे है ना। अब देखिए, मैं आपको बताऊं कि एक दफ़ा ना, शुरू में भी आपने पूछा ना, तो अब्बू हमारे गए बारखान, कोलू, अब ये एरियाज बड़े जो हैं ना बलूचिस्तान के इफेक्टेड एरियाज हैं और अब तकरीबन बंद ही हैं। तो वो वहाँ गए और वहाँ से ना वो चप्पल एक लेके आए, और वो चप्पल बनी हुई थी, उसको हम ये पंजाबी में कहते हैं वान, चारपाई। अच्छा, ठीक है, चारपाई वाला जो वाहन होता है, और वो भी जो खुरदरा सा पुराने ठीक है, जो पहले हम देखते हैं कि वो बनाते थे, जो इंसान हमसे पहले, जो हमसे एग्जैक्टली। तो हम ना बड़े अब क्योंकि हम तो ज़ाहिर है कोइटा में रह रहे हैं, हमारे शहर की रह रहे, अच्छी खासी लाइफ है,
तो हम देख रहे हैं, हमने कह रहे यार इस चप्पल को पहन के कोई कैसे चल सकता है, ये तो पाँव में चुभती होगी। और अबू कह रहे हैं बेटा ये पहन के वो पहाड़ों पे चढ़ते हैं, यही है उनके पास। ठीक है, जब आप उस एरिया में जाएंगे, और मैं खुद एक दफ़ा, मैंने बल्कि उसकी इंस्टा के ऊपर अपलोड भी की थी अपनी स्टोरीज, 2019 में मैं कोयटा जा रहा था बाय रोड, और बारिश हुई, सड़क टूट गई, ट्रैफिक जैम हो गया, हम सब फंस गए। तो हमारे सामने जो है, अब हम तो अपनी गाड़ी निकाल रहे हैं, रस्सियों से खींच रहे हैं, कोई ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ आ रही हैं, तो मरीज़ हैं जिसको लेके जाया जा रहा है। और अब वो ट्रैफिक, अब आप सोचें तो सही ना, कि जिसने 3-3, 4-4 घंटे ट्रैवल करके जाना है अस्पताल, अगर सड़क है तो उसने 3-4 घंटे में पहुंचना है, अगर सड़क ही नहीं है तो अगर वो रास्ते में मर जाता है, जो भी उसके साथ है, जो उसका भाई है, बीवी है, माँ है, वो किसको बुरा भला कहे, वो किसको बद्दुआ दे, किसको गाली दे, वो अपना एग्रेशन किस पे निकाले। हमारे पास मेन आर्ग्यूमेंट क्या है, बलोचिस्तान के सरदार जो है ना, फ्यूडल लॉर्ड्स, वो बलोचिस्तान की तरक्की नहीं होने देते। तो आपने फिर उनको पॉलिटिक्स में क्यों शामिल किया? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो इक्तदार में रही है और उसका उनके साथ अलायंस नहीं रहा? पीपल्स पार्टी तो उसके पास भी बलोचिस्तान के सरदार थे, पीएमएलएन तो उसके पास भी बलोचिस्तान के सरदार थे, माशाल्लाह था, तब भी यही था। तो स्टेट की अपनी जो चॉइस है फेडरेशन की, वो यही फ्यूडल लॉज Exactly. है। तो आप छुड़वा लें उनसे पीछा। आपने भी उन्हीं से बात करनी है, आपने भी उन्हीं के हाथ में सारा कंट्रोल देना है, उन्हीं को फिर यहाँ पे अपने चंद एंकर्स के जरिए जलील भी करवाना है कि भाई फ्यूडल्स खा गए, फ्यूडल्स खा गए, ऑफ कोर्स फ्यूडल्स खा गए। जैसे पंजाब में भी खिलाया, तो पंजाब का क्या है? पंजाब में भी बेताशा फ्यूडल्स हैं, सिंध में भी फ्यूडल्स हैं, केपी में भी फ्यूडल्स हैं। वो एक तबका है, वो बिल्कुल खा चुका है। लेकिन जब एक बलूचिस्तान का बंदा उठ के ये कहता है ना कि यार ये बड़ी अजीब सी बात है, सरदार आपको स्कूल नहीं बनाने देता, छावनी बनाने देता है, हाँ, वो आप उसके घर के सामने जाके बना लेते हैं, चेक पोस्ट भी आप बना लेते हैं। अब आप इससे अंदाज़ा लगाए ना कि एक और चीज़ जिसने हमारी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क डाला है ना अवेयरनेस के एतबार से, वो है ट्रेन। अब कोयटा से जो ट्रेन निकलती थी लाहौर आने के लिए, हमने हर विंटर वेकेशंस में यहाँ आना होता था, नाना का घर भी यहाँ था, हमारी पुप्पो वगैरह सब लाहौर में रहते थे, तो 3 महीने हम लाहौर आके रहते थे। और एक बहुत ना सर्दियों में मैस ट्रांसपोर्टेशन होती थी, जितना भी मकामी गैर मकामी वो निकल के अपने इलाकों में आता था। अब वो ट्रेन का जर्नी इतना बड़ा है कि वो पहले कोयटा से निकलती और वो जाती है सिंध, सिंध से वो आती है साउथ पंजाब, साउथ पंजाब से वो लाहौर। 2 दिन का वो सफ़र था, और एक एक स्टेशन पे एक एक नई जबान बोलने वाला बंदा आ रहा है, नई चीज खाने के लिए मिल रही है। रास्ते में शिकारपुर भी आ रहा है, चलो इधर से अचार ले लो, मुल्तान आ रहा है तो हैदराबाद चूड़ियां ले ले। जो स्टेशन आ रहा है आप उसके हिसाब से, रहीम यार खान का खोया तो फलानी खानपुर का खोया, और इस तरह हमारा ये सारा सफर गुजरता था। अब वो इतना स्मूथ था, इतना एक इक्का दुक्का ना पुलिस वाला नजर आया करता था। इसके अलावा कभी ना उस ट्रेन में कोई वाहिद सिक्योरिटी का होता था कि कोई चोरी ना हो जाए, मतलब ट्रेन जा रही है, वो तो कहीं भी हो, ठीक है, बेतहाशा लोग चढ़ते हैं उतरते हैं, तो बस आपका कोई सामान चोरी ना हो जाए, ये ट्रेन का वाहिद फियर होता था। इसके अलावा ट्रेन का कोई फियर नहीं होता था। अब ट्रेन कोयटा से निकलती है, ट्रेन के अंदर भी एफसी के जवान हैं असले के साथ, बाहर भी पेट्रोलिंग पे 2 गाड़ियां साथ चल रही हैं, थ्रू आउट पहाड़ों के ऊपर आपके जवान असला लेके बैठे हुए हैं। क्या है जी, इस ट्रेन को सिक्योर पहुंचाना है। जस्ट इमेजिन रिसोर्सेस कितने लग रहे हैं, बेइंतहा रिसोर्सेस का वेस्ट है। और इस माहौल में कोई अपने आप को सिक्योर तो फील कर नहीं सकता कि मैं कहूं कि मैं बड़ा सिक्योर ट्रेन में जा रहा हूं, मैं इतना देखूंगा कि तो मतलब जैसे कि मैं कभी भी नहीं अब जाऊंगी। और वो चार्म खत्म हो गया ना, वो सफर का वो जो चार्म था, जो हम तो एंजॉय करते थे कि यार अच्छा यहाँ पे टनल्स आएंगी, यहाँ पे दरिया आएगा, मजबूरी में जाएंगे अगर जाएंगे। सब बंद है, खिड़कियां बंद करवा दी गई हैं, बार बार वो आ रहे हैं, चेक कर रहे हैं, कभी कुत्ते ट्रेन में लाके आपका सामान सूंघा जा रहा है। तो इस सारे, इवन हमारी रेलवे की ऐप है जिसके जरिए आप ट्रेन को लोकेट कर सकते हो कि वो इस वक्त कहाँ पे है। तो पहले होता था कि फ़ोन करके पूछना पड़ता था कि ट्रेन कितने बजे आएगी, अब ऐप है, आपको पता चल जाता है। सिंध क्रॉस होता है, ऐप बंद हो जाती है। बलूचिस्तान में जब ट्रेन जा रही है तो वो ऐप पे नहीं आएगी, क्योंकि आप मैप नहीं दे सकते, उसकी लोकेशन नहीं बता सकते। तो थोड़ा सा तो बैठ के टाइम स्पेंड करना होगा ना ये सोचने के लिए कि यार हमने 3-4 ऑपरेशंस करके देख लिए, नहीं मकसद हासिल हुआ, तो 5वीं दफ़ा फिर ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है।
कोई और तरीका पर इख्तियार करना चाहिए, इसके लिए सोचने की जरूरत कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन की तरफ बढ़ना पड़ेगा। 1947 के हालात और थे, 70 के हालात और थे, 2006 के हालात और थे, 2025 के हालात बिल्कुल और। बिल्कुल और है। और वहाँ का नौजवान पढ़ लिख के है, उसको अपने राइट्स का पता चल के है, और जहाँ भी आपके ऊपर इस तरह की आप माइनॉरिटी तस्वुर किए जाएंगे अगर एक मुल्क में इस तरह, तो फिर वहाँ से तो फिर जोश निकलेगा। बिल्कुल निकलेगा। और वो तो अभी भी कहते हैं कि यार हम आपके घर आके तो कुछ कह भी नहीं रहे, वो जो कर रहे हैं वो अपनी जगह पे कर रहे अपनी हैं ना। जगह पे कर रहे हैं। अब लोगों को ना ये भी चीज़ नहीं समझ आती कि ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए जो तरक्की है ना वो सबके लिए हो। हमें यहाँ पंजाब में अच्छा लगता है कि भाई सड़कें सड़कें बने, मॉल शॉल बने, और अंग्रेज़ी भी बोली जाए और सुशी भी खाई जाए, लेकिन उसके लिए आपको सुकून तो है ना, पंजाब में हमने सुकून रखा हुआ है ना, उससे पहले उनका भी दिल करेगा। ठीक है। हाँ। एक टाइम आ जाएगा ना, आप उस पे इम्पोज नहीं कर सकते। और फिर एक और जो मैं कहूँगा कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, जिसका सबसे वाइटल रोल है पाकिस्तान को बर्बाद करने में, और वो बिल्कुल ऐसे मक्खन में बाल की तरह निकल जाते हैं, हमारी ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का वहाँ पे क्या रोल है? वैसे तो अब अननेसेसरी ही लगता है, मतलब जितना को है उतने की लगता नहीं, ज़रूरत है। अगेन अभी ये परसों की बात है जी, आपके सवात में 18 लोग जो हैं, आई नो, सेम इमेज। ठीक है। और उससे पहले भी 2 साल पहले भी हुआ था। 18 लोग दरिया में, आहिस्ता आहिस्ता दरिया का लेवल बढ़ा और वो बह गए। कैन यू बिलीव इट? ये किसी भी सिविलाइज्ड मुल्क में 2025 में आप इमेजिन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते कि 18 लोग 1.5 से 2 घंटे पानी। और दुख की बात यह है कि स्टिल विक्टिम ब्लेमिंग हो रही है कि वो क्यों गए थे वहां, वो दरिया में क्यों बैठ के नाश्ता कर रहे थे। भाई आपने चारपाइयां दरिया में ही रखी होती हैं, ठीक है। जब 20 से 22 लोग बर्फ में मर गए थे मरी की, तब भी आपने विक्टिम ब्लेमिंग की थी कि ये लोग बर्फ देखने क्यों निकल गए। तो आप किस दिन के लिए बैठे हैं? अगर उनका कसूर है तो आपने रोका था, कहीं लिखा हुआ था कि आज आप ना निकलें, आज ये भी हो सकता है? कोई वार्निंग नहीं है, कोई। अगेन एक असिस्टेंट कमिश्नर ने, डिप्टी कमिश्नर ने, और ये जो इतने बड़े हैं जिनको आपने डाला भी दिया हुआ है, जिनको आपने घर भी दिया हुआ है, सैलरी भी दी हुई है, हर तरह का प्रोटोकॉल दिया हुआ है, शाम को जिमखाना भी जाते हैं, टेनिस भी खेलते हैं, एवरीथिंग अवेलेबल है। और मैं क्या एक्सपेक्ट करूं इनसे कि मैंने अपनी हिफाजत भी खुद करनी है। अगर आप ये कह रहे हैं कि इन लोगों की गलती है, दरिया में क्यों गए, उनकी गलती है कि जी वो ग्लेशियर के पास क्यों खड़े थे, उनकी गलती है वो बर्फ में क्यों निकले थे, गलती हो गई कि हम पैदा यहाँ हो गए, क्यों हो गए। बिल्कुल सही बात है। और अगर गलतियां हमारी हमने खुद ही सहनी है तो आप क्या कर रहे हैं? किस दिन के लिए? फिर रहने देना, वो पैसे बचाएं, हो सकता है हम अपनी गलतियों पे खुद ही काम कर लें। तो फिर आप किस दिन के लिए नौकरियां कर रहे हैं? मतलब आप जॉब करते हैं, आपका एक सर्टेन काम है, जुडिशरी का एक सर्टेन काम है। जब जुडिशरी इंसाफ नहीं करेगी, केसेस सॉल्व नहीं करेगी, तो ऑब्वियसली लोग बाहर पंचायतों में मसले हल करवाएंगे। जब ब्यूरोक्रेसी मौजूद नहीं होगी, वो कोई चेक एंड बैलेंस का निज़ाम नहीं रखेगी, एंड दे आर मोर बिजी कि अच्छा हमने कहाँ से किस एरिया में पोस्ट होना है, कैसे प्रमोशन करानी है, किसके साथ लगना है, किस लॉबी का हिस्सा बनना है, आपका फोकस ही सारा वो है। तो जब आप वहां पे हैं तो वो इलाका तबाह ही होगा, और फिर आप ब्लेम कर देंगे कि यार ये लोग ऐसे हैं। इसमें ना एक और बड़ा, मैं कनाडा में था तो वहाँ एक इंडियन डॉक्टर के साथ मुझे 3-4 दिन रहने का इत्तेफाक हुआ। तो वो काम कर रहा था नेटिव्स के साथ, जो कनाडा के फर्स्ट नेशन लोग हैं। अब वो फर्स्ट नेशन वालों के साथ ना कनाडा ने एक सर्टेन एग्रीमेंट किया हुआ है कि भाई आप अपने एरियाज में रह सकते हैं, में रहें और जैसे रहना चाहते रहें, आपको हम कोई फैसिलिटी नहीं देंगे जो बाकी कनाडा के वालों की है, आप जाने, आपका काम जाने। अब जनरल परसेप्शन ये है कि जी ये लोग ड्रग्स में होते हैं और ये लोग क्राइम करते हैं और बारबेरिक से हैं, ये सिविलाइज नहीं होना चाहते। क्योंकि जब जो आए थे उन्होंने तो यही फिर लोगों को बताया था ना कि तुम लोगों तो पता ही नहीं जीना कैसे, तो ये ठीक नहीं होना चाहते। अब वो डॉक्टर जो है, डॉक्टर मेहता साहब, वो ना बेसिकली काम किया करते थे उनके साथ। तो मैं उनसे रोज़ जब वो हॉस्पिटल से वापस आते थे तो मैं उनसे स्टोरी के लिए और डिस्कशन के लिए पूछता था कि क्या चल रहा है, कैसे काम करते हैं। तो वो कहते थे यार देखो इशू ये है, सेंचुरीज का ट्रॉमा है, पहले आपने उन लोगों को मारा है,
फिर आपने उनके बच्चों को उठाया, रेजिडेंशियल स्कूल में डाला, उनसे उनका कल्चर, उनकी फैमिली, उनकी लैंग्वेज, वो सब कुछ छीन माँ लिया। बाप भी छीन लिए, अलग भी कर दिया। उसके बाद आपने उनकी पॉपुलेशन को ख़त्म करके बहुत एक थोड़े से एरिया में कंट्रोल कर दिया, रेस्ट में आप आके बैठ गए हैं, आप उनके लिए डिसीजन लेते हैं, आप उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। अब इस सब में वो क्या करे, मतलब वो साइकोलॉजिकली भी डिस्टर्ब है, फाइनेंशियली भी डिस्टर्ब है, कल्चरली वो सोशली उस तरह से तो नहीं फिरता जैसे आप फिरते हो। तो वो अगर ड्रग्स करता है तो उसका तो बनता है, ठीक है, तो आप फौरन कहते हो नहीं नहीं ये तो ड्रग्स करते हैं, ये क्राइम्स करते हैं। जो उसकी पीछे 150-200 साल की हिस्ट्री है, जो रीजनिंग है, उसके ऊपर बात कोई नहीं करेगा गोरा। सेम अप्लाइज टू मेनी ऑफ द कम्युनिटीज इन पाकिस्तान। यार ये लोग ऐसे करते हैं, भाई वो ऐसे क्यों कर रहे हैं? ठीक है, मतलब किसी भी कम्युनिटी को शौक थोड़ी है कि वो जवान उठें और वो असला लें और वो पहाड़ों पे चढ़ जाएं। ये कोई लाइफ तो नहीं है, ये कोई लाइफ तो नहीं है। वो कोई ना कोई मजबूरी है, कोई ना कोई मोटिवेशन है। चले मैं मान भी लेता हूं प्रॉक्सीज हैं, कितनी को होंगी यार, मैं अगर फ्री मार्जिन भी दे दूं, ठीक है कि जी 100% प्रॉक्सी है, तो मुझे ये बताएं कि ऐसा क्या हुआ कि कोई बाहर से आके मुझे पैसे दे के खरीद सका। अगर वो मुझे पैसे दे के खरीद सकता है, आपके पास पैसे नहीं है? आपके पास भी तो पैसे हैं ना, आप मुझे क्यों नहीं खरीद सके? आप मुझे पैसे ना दे के अगर आप मेरे इलाके में पैसा लगा लेते तो मैं वैसे ही बिक जाता, मतलब ठीक है। आपको सिर्फ ये करना होगा, जो डिस्कशन जो बलूचिस्तान के बारे में नहीं होती वो यही है कि देखें वो बिल्कुल फर्स्ट नेशन की तरह आबादी में थोड़े हैं और वो ये चाहते हैं कि उनकी कल्चर, उनका नॉर्म्स, लैंग्वेज वो डिस्टर्ब ना हो। आपको रिसोर्सेज निकालने हैं, वो 2006 से पहले तक आप निकाल रहे थे, मतलब आपने खत्म भी कर दी, गैस खत्म हो गई यार। एक जमाने में हमें कहता था सारी जिंदगी के लिए है, कोई मसला नहीं है। वो लोग ऐसा नहीं है कि वो कोई प्रोग्रेस के दुश्मन है या काम नहीं करने दे रहे। आप आए, आप काम भी करें, आप उनको साथ इंक्लूड भी करें, उसका बेनिफिट उनको भी दें और फैले नहीं ना। तो अदील, बीइंग अ विटनेस, अब तो मैं कहूँगी ये तो एक विटनेस है, हमें इस व्यू पे बात होगी। मुझे यहाँ बैठे हुए मुझे तो अब डर लगता है, मुझे लगता है अब कोई हल नहीं है बलूचिस्तान का। क्या पानी सर से गुजर चुका है या आप नोइंग एवरीथिंग आपको लगता है कि अभी भी कुछ किया जा सकता है? नहीं, मुझे तो यही हमेशा से लगता है कि किया जा सकता है। नीयत नहीं है हमारी। क्या किया जा सकता है कि लोग सुकून में थोड़ा आ जाए? हाउ टू गेट देयर ट्रस्ट बैक? ट्रस्ट बैक वाली थोड़ी सी जो है ना वो मुश्किल बात है, लेकिन मैं उसमें यही कहूँगा कि अगेन मैं आपके प्लेटफॉर्म पे ज़रा ज़्यादा तहम्मुल से और तसल्ली से बता सकता हूँ कि मैं तो ये समझूंगा कि एक पूरा प्लान भी है। देखिए वो प्लान सिर्फ ये है, आप बलूचिस्तान जाएं और इस चीज़ को छोड़ दें कि कितने सरदार और कितने फ्यूडल आपके साथ रहे हैं, सारी ज़िंदगी आप उनको क्लाशनकोफों के लाइसेंस और आदारियाँ और असला और ये देते रहें। अगर वो डिलीवर नहीं कर सकते तो कोई ज़रूरत नहीं है। उनको इलेक्शन भी आप ही जितवा रहे हैं, उनको पार्लियामेंट में भी आप ही बिठवा रहे हैं, उनको बना बनाया बजट भी आप ही दे रहे हैं, उनसे मंजूर करवा के। तो जब आप सब कुछ आप इतना आर्टिफिशियल कर रहे हैं तो समझ जाएं कि उन लोगों के कंट्रोल में प्रोविंस नहीं है। तो प्रोविंस अब आएगा यंग लोगों के कंट्रोल में। यंग, रैशनल, लॉजिकल वॉइसेस को आपको सुनना पड़ेगा। आसान तरीका ये है कि बलूचिस्तान के बारे में एक ग्रैंड जिरगा किया जाए जिसके अंदर आप सारी कम्युनिटीज़ को बुलाएं। वहाँ पे रहने वाले बलोच, बरावी, हज़ारा, पश्तून, सिंधी, सिराइकी सबको बुलाएं और सबके सामने बजाय इसके कि जी अच्छा इसने ये किया और उसने वो किया और पास्ट में ऐसे हुआ, इन बातों को साइड पे रखिए और एक प्रपोजल लेके जाएं। और वो प्रपोजल ये होना चाहिए कि बलूचिस्तान में अगले 20 साल तक जितने भी लोग आके आबाद होंगे या 25 साल तक, चाहे वो कराची से आए, लाहौर से आए, केपी से आए, वो यहाँ पे आके रह सकते हैं। वो रहेंगे भी, नौकरी भी करेंगे, घर भी बनाएंगे, काम भी करेंगे, इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। हाँ, उन्हें वोट देने का हक नहीं होगा। 25 साल तक आप एक कानून बना दें, क्योंकि इशू ये है कि अगर आज गवादर की आबादी 5 लाख है तो वो 10 साल में 50 लाख हो जाएगी। कराची में हम विटनेस कर चुके हैं, तो वो माइनॉरिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे ना, उनकी रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। एंड दैट्स नॉट जस्ट देयर रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट। फिर ऑब्वियसली मैंने आपको पहले बताया कि उनको रेडियो में बात करने का मौका नहीं मिलता था, तो जब 50 लाख आबादी हो जाएगी तो फिर ना वो रेडियो का हिस्सा होंगे ना टीवी का होंगे, वो रह जाएंगे नेटिव्स के यहाँ पे कभी बलोच हुआ करते थे।
ठीक है। सो हमने उसको बचाना है ना, तो हम एक कानून बना देते हैं। अगर कोई आज लाहौर से कहता है कि मैंने कोयटा जाके वहां से सिर्फ कोयला निकालना है, तो कोयला निकाले ना, वहां पे सेटल होने की जरूरत नहीं है। और अपने मुफादात ठीक के है, मुताबिक आप नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहली चीज तो मुझे लगता है कि ये पॉलिसी होनी चाहिए कि जनाब हम जाएंगे, काम करेंगे, जॉब होगी, और इसकी जिम्मेदार, सिक्योरिटी की जिम्मेदार लोकल कम्युनिटी को बनाए। जो आप फौज ला के तैनात करके चेक पोस्टें बना के डंडे मार मार के कर रहे हैं, जितने लोग वहां पे जवान मौजूद हैं उन्हीं को नौकरी दे दें। यहां से भी तो लोग लेके जाते हैं ना। अब आपके ट्रस्ट इश्यूज होंगे या जो भी होंगे, लेकिन वो लोग वो हैं जो जबान वाले लोग हैं। ठीक है, सिंध में, बलूचिस्तान में तो असूल है कि अगर मैंने किसी को पनाह दी है तो मैं खुद मर जाऊंगा, मैं कभी उसको हवाले नहीं करूंगा। तो आप ये बलोचियों की भी है, है, और कौन ना करेगा, अपना ही बच्चा कल का आपके सामने पला हुआ है। कल्चर है ना, तो उस कल्चर का फायदा उठाएं। उन्हें कहें जी आपके पास आए हैं, आपके एरिया में काम कर रहे हैं, आप जिम्मेदार हैं हमारी सिक्योरिटी के, उन्हें ओनरशिप दें, उन्हें ओनरशिप दें, उनके हाथ में दें वेपन, उनके हाथ में दें ट्रेनिंग, उनको बिठाएं, उनको बोले आपका इलाका है, आपने इसकी हिफाजत करनी है, हम यहां पे ये काम कर रहे हैं। उसके बाद एक इनकम का एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मॉडल बनाएं कि इस पहाड़ से अगर इतना पत्थर निकल रहा है, इतना तांबा सोना निकल रहा है, इतनी परसेंटेज वफाक को जा रही है और इतनी प्रोविंस को जा रही है। और कहने को तो वो अभी यही कह रहे हैं आफ्टर दिस, ये जो मिनरल्स और उसका एक्ट के बाद, कि हम ये कर रहे हैं। पता नहीं अभी उसमें बहुत सारी चीज़ें इस तरह हो जाती हैं कि जैसे मिसाल के तौर पे बलूचिस्तान में किसी को, इंटरनेशनल कंपनी को जैसे लेट से ठेका मिला है, तो एक टैक्स है जो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट लगा सकती है। लेकिन फिर इस्लामाबाद से फोन आ जाता है कि हमने बाईपास कर दिया, आप इससे टैक्स नहीं लेंगे क्योंकि हमारे इस मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, तो आप इसको, अगेन आपको टैक्स की छूट देनी है, तो वो बलूचिस्तान से क्यों दिलवा रहे हो यार, आप उसको कहीं और एडजस्ट अगर करो ना। आप उनको टैक्स की छूट दे रहे हैं तो उसके बदले बलूचिस्तान को कोई फायदा दें ना, कोई इंसेंटिव दें, उसको इंसेंटिव कि हम उनका ये कर दिया, लेकिन जो वो काम कर रहे हैं उसमें आपका 10% और हो गया। और एक और जो चीज़ है ना, मुझे जो पर्सनली फील होती है कि सिंध में, बलूचिस्तान में आप चले जाएं या कराची में भी ये बात हो रही होती है कि जी पंजाब खा गया, पंजाब खा गया, और हमारे रिसोर्सेज हैं, हमारी गैस है, बहुत हमारा नफरत है बाकी हमारी सूबों गैस को। है, हमारा तेल है, हमारा पत्थर है, तो हमारा समंदर है, और ऐसे। फाइन, हमें किसने कहा है कि पूरे मुल्क में पेट्रोल की एक कीमत होगी, पूरे मुल्क में आटे की एक कीमत होगी? ना करें। पंजाब में आटा उगता है, पंजाब अपने लोगों को आटा किसी और कीमत पे बेचे, सिंध वालों को किसी और कीमत पे बेचे, केपी को किसी और। अब ये हमें लगता है नहीं ये गलत है, नहीं, कनाडा में ऐसे ही है, यूएस में ऐसे ही है, हर स्टेट के अपने रेट है। तो अगर बलूचिस्तान से गैस निकलती है और आपने पूरे मुल्क के लिए एक कानून बनाया हुआ है कि नहीं जी गैस का एक ही रेट होगा, नहीं, वो बलूचिस्तान से निकलती है ना, बलूचिस्तान वाले अपनी गैस का खुद रेट रख लें। बलूचिस्तान को तो मिली ही नहीं। हाँ, उनको तो पहले तो मिली नहीं ना, ठीक है, तो वो अपना रेट रख लें। तो आप अपना आटा महंगा कर दें, वो अपनी मछली और वो महंगी कर ले। बिल्कुल ऐसे करें, बिल्कुल ऐसे करें, ताकि आपके ये गिले तो खत्म हो जाए ना कि जी ये खा रहा है तो वो खा रहा है तो ऐसे खा रहा है, और सूबों को एक दूसरे से ट्रेड करने दें। भाई पुरानी कौमें हैं, बलोच भी बहुत पुरानी वो है, सिंधी भी, अमेंडमेंट पंजाबी खत्म करने के पीछे लगे हुए हैं, तो हाँ वो चुपती है ना, वो चुपती है 18 तो इमरान खान, चलें फिर मैं उनकी नाम ले आई, हालांकि मैंने आज वादा किया था कि हम दोनों उन पर बात नहीं करेंगे, बट उनका तो एजेंडा यही था, लाए उन्हें इसलिए क्या था। हाँ, तो वो क्योंकि वो तो खैर पार्लिमानी निज़ाम को भी कुछ इतना पसंद नहीं करते थे, बिल्कुल भी नहीं, इसलिए वो तो माशाल्लाह गए भी नहीं कभी। हाँ, तो सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट के शौकीन ही वो हैं जो सारा कंट्रोल और सारा इख्तियार अपने हाथ में रखना चाहते हैं, और हम डिसेंट्रलाइजेशन पे बिलीव करते हैं। क्योंकि मेरा हमेशा से मानना ये है, देखें जो सिंधी ट्रेडर्स हैं ना, दे आर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और पर्टिकुलरली आज भी जो सिंध में हिंदू हैं, उनको दीवान कहते हैं, वो इतनी कमाल तिजारत करते हैं, क्योंकि हर जगह की ना कोई एक्सपर्टीज होती है, और आप उसमें कहीं कहीं, जैसे हमारे जैसे मैं कहती हूँ किसान कहीं नहीं होंगे, पंजाबी जो किसान है बेहतरीन किसान है, उससे अपनी जुगाड़ी लगाई होती है, कोई जमीन दे दो वो उसको जो है ना वो आबाद हरा भरा कर लेगा। तो अगर एक सिंधी हिंदू बेहतरीन ताजिर है तो मान लो, तो उसको मानो, उसको सिक्योरिटी तो दो ना। वो तो बेचारा अपने हिंदू होने पे डरा डरा रहता है, शर्मिंदा।
ठीक है, आपने उसको ऐसे रखा हुआ है कि बस वो अगर वो सिक्योर और सेफ ही नहीं फील कर रहा, वो बिजनेस कैसे करेगा? अगर उसकी एक अच्छी स्ट्रेंथ है, उस पर इन्वेस्ट करो। अच्छा, बलोच जो है वो आपको पता है कि जी दे आर गुड इन ट्रांसपोर्ट, दे आर गुड इन एडवेंचर, फुटबॉल अच्छा खेलते हैं, उनसे उस तरीके का काम लो। पश्तून तो वैसे ही पूरी दुनिया के लिए बेहतरीन ट्रेडर्स हैं, फिरते रहते हैं, हर जगह मेहनत करते हैं, काम करते हैं। हज़ारा जो है उनकी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी है, प्लस हज़ारा कम्युनिटी हालांकि बलूचिस्तान में बेचारी बड़ी सप्रेस्ड है, आई नो, उसकी अपनी एक इतनी गम भरी दास्तान है, बट उसके बावजूद आप जाके लिटरेसी रेट चेक करें तो वहाँ पे आपको शायद ही कोई घर मिले जहाँ पे लड़कियां स्कूल नहीं जाती होंगी, और प्रोग्रेसिव भी हैं। इट्स नॉट ओनली कि वो सिर्फ पढ़ भी रहे हैं, अदब में भी दिलचस्पी लेते हैं, और स्पोर्ट्स और मार्शल आर्ट्स में बहुत अच्छे हैं। वाओ। सो आपको एरियाज टारगेट करने हैं कि किससे क्या काम लेना है। सो इस तरह का एक प्लान लेके जाएं और उनके साथ एक जिरगा करें, बजाय इसके कि आपके हम 5,000 सरकारी नौकरियां बांट रहे हैं, या हमने इतने 1.5 अरब का फंड दे दिया है और वो फंड हमने अपनी ब्यूरोक्रेसी को दे दिया है जिसमें 3600 रेड टेपिज्म है, और फिर सरदार हैं, और फिर इसका बंदा और उसका बंदा। जरूरत ही नहीं है। और उन सबको हेड जो कर रहे हैं, हम सबको पता है कौन कर रहे होते हैं, और उस रैंक के लोग कर रहे होते हैं कि आपको कई दफ़ा अपने पे शर्मिंदगी होती है कि ये मुझे ऊपर से अब डिक्टेट कर रहे हैं। देखिए, हमें ना ये मान लेना चाहिए दिल से कि मुझे लगता है हमने भी देखो माना नहीं है कि हम एक अलग मुल्क बना चुके हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का दौर चले गए ना अंग्रेज 1947 में, तो उनके साथ उनकी बकवास को भी खत्म कर दो। अरे कहाँ से, ठीक है, हमारा वो ब्यूरोक्रेसी उसी सिस्टम पे चाहिए, शाही मुलाजिम। हाँ, तो वो जो अभी तक मॉडल हम लेके चल रहे हैं अंग्रेज वाला कि मैं तो ऐसे रहूंगा, ये रियाया है, रियाया नहीं है, आप ही का भाई है, आप ही हैं। सो वो जो ब्रिटिश की एक पॉलिसी थी, उससे जान छुड़ा लें, उस मेंटालिटी से जान छुड़ा लें। कब तक हम वही एजिसोनियन मॉडल के ऊपर चलते रहेंगे कि मैं अफसर हूं, ये रियाया है? नहीं, मैं अफसर नहीं हूं, वो रियाया नहीं है, हम एक ही मुल्क के शहरी हैं। हाँ, मैंने सीएसएस कर लिया तो मेरे पास ये जॉब है, अब मेरी ये जॉब है तो मेरी ये जिम्मेदारी है। नहीं, अब सीएसएस तो कोई भी कर सकता है ना, जो भी मेहनत करे कर रहे हैं, लेकिन आप कहीं से भी जाके उस सोच में मुब्तला भी हो जाते हो। यू फॉरगेट अबाउट योर ग्राउंड्स, और आपके जितने जज्बे होते थे मैं ये करूंगा, यू गेट इनटू दिस, आपको मजे आने शुरू हो जाए। सलूट का मजा ही बहुत है भाई। ट्रेनिंग भी ये मिलती है, और प्लस ये है कि एक तो ब्यूरोक्रेसी में आपने टिकना नहीं होता ना ज्यादा देर, साल बाद तो फिर आपकी शादियां बड़ी अच्छी जगह, आपकी पूरी प्लानिंग हो रही होती है। आप बिल्कुल और मॉडल पे चल रहे हैं, तो वो सारा मुझे लगता है कि चेंज करने की जरूरत है। और बलूचिस्तान को तो सॉल्व करना, उसके इशू को सॉल्व करना इसलिए ज्यादा आसान है, उसकी आबादी लाहौर से कम है। आई नो। ठीक है, लाहौर 1 करोड़ का 1.5 करोड़ का शहर है, और वो एक पूरा सूबा 1.25 करोड़ का है। उसमें फिर जब आप अगेन वही देखेंगे कि 6 से 7 डिस्ट्रिक्ट तो पश्तून है, और वहाँ पे तो मेजरली कोई एज सच इस तरीके का इशू नहीं है। फिर कुछ और डिस्ट्रिक्ट हैं जो मक्सियों के पास हैं, जमालियों के पास हैं, जहाँ पे ज़मींदारी होती है, वहाँ पे भी कोई इशू नहीं है। तो फिर इशू है कहाँ? इशू गिनती के 3-4 डिस्ट्रिक्ट जो बिल्कुल वेस्ट में आपका कोस्टल एरिया है वहाँ पे है, और कुछ और एरियाज में है, डेरा बुट्टी है, बारखान है, इन एरियाज में है। उसके अंदर भी ऑब्वियसली हर बंदा नहीं है, जाहिर है। ठीक है, तो कितने को होंगे जो हैंडल नहीं हो रहे? तो कितने को होंगे? हम ना एक जमाने में ना अजराहे मजाक ये बात किया करते थे कि 2 कबीले हैं बलूचिस्तान के, बुगटी और मरी, तो वो दोनों लड़ते रहे हैं स्टेट के साथ। बुगटियों ने पोस्ट 2000 लड़ाई शुरू की है, मरी 70s में भी लड़ते रहे हैं। और तो हम ना अक्सर औकात बैठ के जब आपस में दोस्त, और क्योंकि हमारे दोस्त बुगटी भी हैं, मरी भी हैं, तो मैं उनसे कहता था पाकिस्तान ने ना बड़ी गलती की, हमें ना अपनी फौज में 2 यूनिटें बनानी चाहिए थी, एक बुगटी एक मरी, और इनकी खास बात ये होनी थी कि इंडिया से जंग खत्म भी हो जाती, ये लड़ते रहते। तो हम आपने मतलब वो नेचुरल फाइटर्स हैं, ठीक है। अब आपको क्या अच्छा लगता है कि नहीं जी अंग्रेजी होगी, हेयर कट होगा, ये होगा, वो होगा, और फिर एक जज्बा होगा,
ठीक है, वो अगर आपके साथ उस तरीके से नहीं आ रहे तो कोई नया मॉडल नहीं, इंट्रोड्यूस करवा दो ना। आपकी तो बात है कि आप उन पे क्रिटिसाइज तब कर सकते हो ना जब आपने पूरे मुल्क में फैसिलिटीज दी हुई, पहली तो फिर बात जो है। रिजल्ट निकलेगा पहली तो बात ये है, तब फिर हम कहेंगे नहीं ये लोग ही बुरे हैं। पहली बात ये है कि या तो आपके पास इतना अच्छा सिस्टम है जिसने पंजाब में दूध की नहरें बहा दी हैं, हैं, ठीक है, ठीक है। हम सिर्फ डीएचए को या बाकी Exactly. चीज को देख के नहीं कह सकते कि सारा पंजाब जो है वो बहुत खुशहाल है। सबसे ज्यादा मसाइल तो पंजाब में। Yeah. आज भी अगर आप देखेंगे तो जो विमेन का डेथ रेट है ड्यूरिंग Pregnancy, childbearing, yeah. उसमें वो सबसे ज्यादा पंजाब में पंजाब है। में वहां के तो हमें नंबर्स भी नहीं पता, वहां के होंगे हमें ना। नंबर्स भी नहीं हाँ, पता ना, वहां पे तो डाटा ही नहीं है। अब अगेन यहाँ सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ कि हमें उन सूबों की तो लोकल न्यूज़ तक नहीं पहुंचती यार, सिर्फ ये बात पहुंचती है पंजाबी के शनाख्ती कार्ड देख के उन्होंने मारा है। पंजाब को सिवाय इसके बलोचिस्तान के क्या मसाइल है, वहाँ की लोकल खबर क्या है, वहाँ लोग किस चीज़ से रोज़ गुजरे, ये तो हमें पता ही नहीं है। बलूचिस्तान में एक जद्दोजहद शुरू होती है 50s में, और बिल्कुल थोड़े से लोग हैं और वो कहते हैं कि इल्हाक ठीक नहीं हुआ पाकिस्तान के साथ, हमारी कुछ और, हमसे वादा कुछ तो और किया बड़े गया था। पंजाबी भी फ्रीडम फाइटर बन के तब गए थे उस जमाने में। हाँ, कि जी, क्योंकि आपने जिन्ना साहब ने वादा कुछ और किया था कि आप हमारे साथ आएंगे, इल्हाक करेंगे, आपकी अपनी हम आपको देंगे इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमी। तो वो हुआ नहीं। फिर अयूब का मार्शल लग गया, कब्जा हो गया। कब्जा होने के बाद उनमें से चंद लोगों ने लड़ाई शुरू कर दी, आपने कुरान का वास्ता देके उनको नीचे उतारा, जेल भेजा, फांसियां दे दी। आप धोखा चेक कर लिया, धोखा चेक करें, ठीक है। तब भी बलूचिस्तान में कोई बड़ा इशू नहीं हुआ। उसके बाद 71 आया, 71 में लड़ाई शुरू हुई, ऑपरेशन हुआ, बुगटी साहब जो थे उन्होंने स्टेट का साथ दिया, मेंगल और मरी जो हैं वो लड़ाई का शिकार हुए। मरी पूरे के पूरे माइग्रेट करके अफगानिस्तान चले गए, मेंगल जो थे अख्तर मेंगल साहब के वालिद ये जला वतन होके इंग्लैंड चले गए। एंड सम हाउ पॉलिटिक्स से बाहर बलूचिस्तान बहुत सेफ रहा, रिसोर्सेज भी निकलते रहे, इदारे भी बनते रहे, ट्रैवल भी होता रहा, सारी चीजें हैंडल हो गया, चलता रहा। उसके बाद आपने ज़िया का मार्शल लगा, आप सीधे आपको खुद नहीं पता कि आपकी तरफ क्या होने वाला है, ठीक है। आप 73 में आइन पास करके आपने फिर वादा किया। वादा क्या किया कि भाई देखिए ऑटोनॉमी तो नहीं है, लेकिन हम आपको सारे के सारे ना वो दे देंगे, मिनिस्ट्रीज आपको सारी दे देंगे, इदारे आपके हवाले कर देंगे। मैंने आके साइन कर दिया और 4 साल बाद आप ही को फांसी हो गई जो मेरे साथ एग्रीमेंट करके गया था। अब मैं अगर बलूचिस्तान में बैठा हुआ हूं और मैंने एक वजीर आजम पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट साइन किया था और वो ही उसी को फांसी हो गई है, तो उस एग्रीमेंट की क्या हैसियत रहेगी? ज़िया साहब का मार्शल लॉ रहा, फिर ऑपरेशन हुआ। उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब आए। मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में अख्तर मेंगल को दोबारा सीएम बलूचिस्तान बनाया गया। थोड़ी सी बेहतरी आई, फिर बलूचिस्तान थोड़ा सा ट्रस्ट आया, थोड़ा पॉलिटिकल असर नजर आया। आपको नजर आया था भी 4 सूबे हैं, फिर इकट्ठे हो गए हैं। चागी में आपने न्यूक्लियर टेस्ट किया, दोबारा से बलूचिस्तान एक खबरों में आ रहा है। गवादर पोर्ट की डिस्कशन शुरू हो गई, हम सब एक्साइटेड हो गए। हमने कहा अच्छा चलो हमें सुना जा रहा है, हम दोबारा से न्यूज का हिस्सा बन रहे हैं। फिर मार्शल लॉ लग गया। जिस मियां नवाज शरीफ ने, जिस वजीर आजम ने आके बलूचिस्तान के बारे में कहा कि मैं एशियन टाइगर बनूंगा और ये होगा और वो होगा, वो भाई साहब जलावतन हो गए और परवेज मुशर्रफ आया और परवेज मुशर्रफ ने उस अकबर बुगटी के खिलाफ ऑपरेशन कर दिया, जो आपका साथी रहा सारी जिंदगी, जो मोर देन 50 इयर्स स्टेट और एस्टेब्लिशमेंट के साथ रहा। एग्जैक्टली। इस हिस्ट्री के साथ अब मुझे ये बताएं कि गलती किसकी है? अभी भी आप चाहते हैं कि मैं आप पे ट्रस्ट करूं? आई एम सो सॉरी। अगर मेरी 3 नस्लें, हाँ, मेरी 3 नस्लें 4 नस्लें जो है ना वो आप पे हमेशा ट्रस्ट करके अपने आप को गवा चुकी हैं। अब ये चीज नहीं, अब ये खेल नहीं होगा कि बस आपने कह दिया है और हम मान गए। अब आपको एक्चुअली में आके समझ के मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस पे बात करनी होगी। और ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती, या चीजें कंट्रोल नहीं हो सकती, सब पॉसिबल है। इट्स सो आयरॉनिक कि हम तो ये मुल्क जब से वजूद में आया है ना, ये आपस में ही हालत जंग में है। बिल्कुल ऐसे। मतलब कभी पॉलिटिशियंस की एस्टैब्लिश, वो तो खैर खत्म ही नहीं हुई। फिर जुडिशरी कहती है नहीं सबसे बड़ी पावर मैं, उसने अपनी एक जंग शुरू कर दी है। और ये हालत मतलब स्टेट विद इन स्टेट का इससे बड़ा नमूना मुझे पूरी दुनिया में कहीं नहीं नजर आता। क्योंकि हम अच्छा अभी आपने बात की ना, एक वो है सेइंग है कि जी जो जज है वो किसी को भी
फांसी का ऑर्डर दे सकता है, क्योंकि जज के पास ही इख्तियार है। तो उसके हाथ में ना तो कोई गन है, ना ही उसने कोई अपने आप को उस तरह मनवाया है। तो कलम है, ठीक है, उसके हाथ में तो कलम है, और उस कलम में अगर उसने किसी को लिख दिया कि फांसी दे दो तो उसको फांसी हो जाएगी। तो जज के पास ये इख्तियार कहां से आया? बेसिकली अगर आप समझे, आइन से। आइन से आया, आइन ने दिया उसको। बिल्कुल। अच्छा, आइन कहां से मंजूर हुआ? पार्लिमान से। पार्लिमान में किसने ट्रस्ट शो किया? अवाम ने। बेसिकली जो पावर है वो अवाम का ट्रस्ट है। और एग्जैक्टली ठीक है, अगर अवाम कहती है कि मैं इस पार्लिमान को मानती हूं तो पार्लिमान सुप्रीम है, और वो पार्लिमान अगर किसी को मारने का इख्तियार देती है तो वो कानून, वो आइन असल में हम बैक करते हैं एज अवाम। जब आप ये कहते हैं ना, जैसे परवेज मुशर्रफ ने कहा था आइन क्या है, ठीक है, रद्दी की टोकरी में फेंक दूंगा मैं, या कोई कहता है हाँ कोई आसमानी सहीफा तो नहीं है। हाँ नहीं है आसमानी सहीफा, हाँ नहीं है कोई उस तरीके की डिवाइन बुक, लेकिन ये 22-24 करोड़ लोगों का ट्रस्ट है। मैंने और यही कानून डिसाइड करके जिंदगी अब इसके मुताबिक ही गुजारी। ठीक है, इसके मुताबिक गुजारी, और उसमें चेंजेस लाने तो वो भी पार्लियामेंट के थ्रू होंगे, लेकिन हमारे तो फोनों के थ्रू हो जाते हैं। अब ये है कि इस पार्लिमान को आप कितनी दफा बाईपास करेंगे। आप हर दफा अगर आप ये कहेंगे नहीं कि जी इस वक्त तो जरूरत है समर की है कि जी हाइब्रिड रिजीम चाहिए, अब वो चाहे हाइब्रिड रिजीम शहबाज शरीफ की हो, या वो चाहे हाइब्रिड रिजीम जो है वो इमरान खान की हो, या पीपल्स पार्टी की हो, किसी की भी हो, मैं ये कहता हूं आपको डर क्या है? एक्चुअल रिजीम से डर क्या है? मतलब अच्छा चले बलोचिस्तान से नए लोग आ जाते हैं, वो क्या कर लेंगे? वो बलोचिस्तान काट के अपने साथ समंदर में डाल के दुनिया खा तो नहीं जाएंगे, खा तो नहीं जाएंगे, यही रहेगा। ये गलत फहमी क्यों है कि ये ही जो एक हमारा जो एक इदारा है मिलिट्री का, ठीक है आपके पास उनकी ट्रेनिंग में ना, दे बेटर देन अस नहीं, बट दे एक्चुअली थिंक दे आर बेटर देन अस, दे कैन थिंक व्हाटएवर दे वांट, ठीक है। लेकिन मैं तो एक बात हमेशा से कहता हूं, और चाहे वो बुरी लगे या अच्छी लगे, कि जैसे पोस्टल एक इदारा है ना, रेलवे एक इदारा है, आपका भी काम है, इदारा है, और आप सेक्रेटरी के अंडर हैं, तो आप बिल्कुल, मैंने जो लास्ट टाइम भी कहा था ना एक बात जो थोड़ी सी नापसंद की गई थी, तो वो तो खैर एक ड्रामे का पार्ट था, लेकिन उससे पहले मैंने ये पूछा था कि देखें मैं बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ी है, और फिर मैंने NCA से आके फिल्म मेकिंग पढ़ी है, मेरे पास ये 2 डिग्री हैं। अल्लाह की कसम आप मुझसे पूछ लें कि गाड़ी कौन सी अच्छी है, मुझे नहीं पता। मुझसे आप पूछ लें घर कैसे बनता है, मैं समझ गई आप कहां जा रहे हैं, ठीक है, मुझे नहीं पता। मेरे से आप एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट के हवाले से कुछ बात कर लें, पॉलिटिक्स पॉलिसी मेकिंग पे कुछ कर लें, आर्ट पे बात कर लें, मैं घंटों बोल सकता हूं। आप क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं PMA में कि ठेकेदार भी वहां से निकल आता है, इंटेलिजेंस वाला भी वहां से निकल आता है, हेल्थ वाला भी वहां से निकल आता है, वापडा वाला भी निकल आता है, टेली कम्युनिकेशन वाला भी निकल आता है, फिल्में बनाने वाला भी वहां से निकल आता है? बहुत सारे काम आपके नहीं हैं। हाँ, आपको मुल्क की सिक्योरिटी के लिए अगर करने का शौक है तो जो बाकी की 250 यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उनको मौका देना। वो कोई गद्दारे वतन है भाई, वो भी मुहिब्बे वतन है जो PhDयां कर रहे हैं। नहीं, हम जिसको भी आप अवाम में से चुनेंगे या तो वो मुल्क बेच देगा, पता नहीं भी कौन इतने पैसे मिल रहे हैं, कौन खरीद रहा है। मुल्क का खरीदार कौन है ना? गद्दार है वो। मतलब ये बात कितने करोड़ सालों से मतलब हो रही है कि जो भी इंडिया से बेहतर ताल्लुकात की बात करता है वो एंड में गद्दार हो जाता है, और उन्हें फोर्स किया जाता है। इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ये बात बोल देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये किसके इंटरेस्ट में इस जंग को कायम रखना? अभी भी किसकी वाह आशीष हुई है? चलो हम एज कौम आपके पीछे खड़े हैं, अब जंग पड़ ही गई है सर पे, तो आपका जो काम है आपने किया है, और हमने आपको इबादत की हद तक आपकी, जैसे कहते हैं ना, पूजा कर ली है आपके इस पे। लेकिन हर काम तो आप नहीं कर सकते ना भाई, हर काम आप नहीं कर सकते। और इसके पीछे भी आपको आवाम चाहिए थी। आप अकेले ही, आप अगर नाम होते आपके साथ, गालियां दे रहे होते। इन द एंड पावर आवाम का ट्रस्ट ही है ना। ये इस चीज को अगर मानते हैं तो फिर उस आवाम को सुप्रीम रखें ना। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप अपना सारा काम छोड़ दें और सब कुछ हमारे हवाले कर दें, लेकिन कहीं से एक स्टेप तो लेना। हमारी जो कौम है, इसको इस वक्त अगर किसी चीज की अल्लाह की कसम जरूरत है ना, तो सिविक सेंस की जरूरत है।
इनको एक बेसिक एजुकेशन दे दें कि यार आपने ना अपने घर में कैसे बिहेव करना है, मोहल्ले में कैसे बिहेव करना है, कम्युनिटी कैसे डेवलप करनी है। तुम्हारी सड़क नहीं बन रही 50 साल से, तो तुम 50 साल से वेट ही करते रहोगे। कोई छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन बना लो, आपस में मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो जाओ, लाइटें नहीं लगती हैं तो सारा दिन बैठ के, मतलब अब आप तो देखें जब ना, तक आप पावर ग्राउंड रूट तक नहीं पहुंचाएंगे, ये मतलब जो एक दुनिया का सिलसिला होता है कि जो पॉलिटिशियन होता है वो जाके लॉ बनाता है मशवरे से। अब वो थोड़ी देर पहले जो आप भी बात करी थी ना, देखिए जिस वक्त नवाज शरीफ ने इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की तो मोदी का यार बन गया वो, ठीक है, क्यों हमें एक और बिलावल ने बोला यार, ठीक है, that broke my heart। मोदी का यार है, मोदी का यार है, चले मोदी आपको बुरा लगता है, मुझे भी बुरा लगता है, लेकिन बहरहाल वो इस वक्त तो नहीं, हम मोदी के यार बनने ठीक के है, कोई वो दोनों बैठ के चिड़ी चक्का तो नहीं कहना, हम तो मुल्कों की बात कर रहे हैं। बेसिकली आप इंडिया से बात करने गए हैं, इस वक्त इंडिया में कौन है? मोदी है, तो मोदी से ही बात होगी ना। मैं ये तो नहीं कह सकता कि पहले इंडिया वालों मोदी को उठाओ फिर मैं आपसे बात करूंगा। तो इंडिया मेरा नेबर है, और जैसे वाजपेयी साहब ने कहा था कि दोस्त बदले जा सकते हैं, हमसाये नहीं। उसने हमेशा मेरा नेबर रहना है। मैं हमेशा लड़ाई के मोड में नहीं रह सकता, ये बात तय है। अब जब हम देखते हैं ना, हम कहते हैं यार अरबी बड़े समझदार हैं। ऑफ कोर्स दुनिया में सारे ही समझदार हैं। अरब वर्ल्ड ने अपने लिए एक सर्टन कानून बनाया हुआ है, आप माने या ना माने, अरबी के लिए और है, अजमी के लिए और है। और वो अब तो सुनने में आ रहा है कि वो शायद यूरोपीय यूनियन की तरह उस वीजा के मॉडल पे जा रहे हैं कि पूरे गल्फ के लिए एक वीजा जीसीसी का, हाँ ठीक है। सो पूरा गल्फ एक उसमें जा रहा है। यूरोप पहले से बिल्कुल उस मॉडल पे जा चुका है। हम जो एक्चुअली इस मॉडल में रहते थे बिफोर पार्टीशन, कि एक बंदा काबुल से उठे और कलकत्ते चले जाए, एक सड़क बनी हुई थी, आपने अपने आप को 4-5 टुकड़ों में तकसीम कर दिया। चले तकसीम हो गए, दुश्मन होना जरूरी है। सो दोस्ती भी अगर कोई करना चाहता है तो उसको करने दें। फिल्मों में कोई काम करना चाहता है उसको करने दें। हर एक से उसकी लॉयल्टी प्रूव मत करवाएं। एग्जैक्टली वही वाली बात है कि मैं हर वक्त डर डर के अगर रहूंगा, मैं ग्रो नहीं कर सकूंगा। मेरी ग्रोथ ही तब होगी जब मुझे एक पीसफुल एनवायरनमेंट मिलेगी। तो वो पीसफुल एनवायरनमेंट डिप्लोमेसी से होगी। तो हमें फॉरेन पॉलिसी चलाने दें। इसमें ना एक और चीज़ भी मैं आपको बताऊं, जो मेरा इख्तलाफ है बहुत सारे डेमोक्रेटिक लोगों के साथ, वो मुझसे अक्सर इसे बहस करते हैं। मैं उनसे ये कहता हूं, देखें भीख में आपको ना हक और इख्तियार नहीं मिलता, थोड़ी सी तड़ दिखानी होती है। अब वो कहते हैं यार वो तड़ दिखाई थी तो एक को फांसी हो गई, एक को सड़क पे गोली लग गई, एक को जलावतन कर दिया, तो कैसे हम और कितनी तड़ दिखाए हमारा सियासतदान? नहीं, तड़ दिखानी किसे ठीक है, हाँ। लेकिन फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, इंटीरियर के ऊपर वजारतें आप छोड़ देते हैं, अपने हाथ से दे देते हैं एस्टेब्लिशमेंट को कि ठीक है तुम अपने बंदे। कौन है मोहसिन नकवी? एग्जैक्टली पार्लियामेंट उसको कह रही है कि मोहसिन नकवी भाई आ जाएं, अपनी शक्ल दिखा जाएं, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन वैसे मोहसिन नकवी कौन है? मोहसिन नकवी के मैं बड़े होके मोहसिन नकवी बनना चाहती हूँ। हाँ, कि मोहसिन नकवी कौन है ना, क्यों है वो, उसके पास 3-3 ओहदे क्यों है? किसी भी आईनी उसके तहत या किसी भी उसकी परफॉर्मेंस के बेस पे तो नहीं है। आपको कहा गया ये बंदा रखना है, आपने रखा है, रख लिया। एक सेटलमेंट हुई है। अता तारड़ आपको कहा गया तो वो मौजूद है, इसका ये पोर्टफोलियो है। इस तरह से बहुत सारे नाम है। अब मुझे बताएं कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान में इस वक्त पार्लियामान में या पार्लियामान से बाहर जिसको एस्टेब्लिशमेंट से चपेट नहीं पड़ी हुई? सब है ना, सब है। तो पीटीआई को समझ आ गया ना कि उनके साथ क्या हुआ? नहीं आया ना समझ। नहीं, किसी हद तक तो आ गया होगा। कि उनको ये समझ आ सकती होती। तो इस रेस से बाहर निकले कि इसको अरे अदील, ये तो वो सबसे बड़ा मसला है। अगर इतना कह देने से आसानी से किसी को तो समझ आ जाए। देखो जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था, 2 पार्टीज बड़ी बेहतरीन हल्की हल्की जगह लेके, एनएफसी अवार्ड्स भी हो गए, 18th अमेंडमेंट भी हो गई, बट देन दे क्रिएटेड अ मॉन्स्टर, फ्रैंकेनस्टाइन, जो हीरो है कौमी, जिसमें कोई बुराई ही नहीं है, और वो इतना बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट है, उसमें दुनिया की हर औरत मरती है, वो हमारा हीरो है, और बहुत ज़्यादा वो रिश्वत क्या वो नहीं करता, करप्शन नहीं करता। उसको आपने पेट्रोल डाल के, एक बच्चा जो स्कूल में 22 साल में जब वो निकला है, तो वो सारे पॉलिटिशियंस बुरे हैं,
सिर्फ अगर कोई अच्छा इंसान और मसीहा आया है वो ये है, और सारी मेहनत एक तरफ और एक मसीहा एक तरफ, अब फिर जीरो पे है। ये नहीं होने वाला। तो एस्टेब्लिशमेंट ही तगड़ी रही ना, फिर तो सारी जिंदगी एस्टेब्लिशमेंट पर तगड़ी ये रही। बात जीरो पे कौन लाया? मेरा इमरान खान से और कोई मसला नहीं है, मुझे भी उतना ही अच्छा लगता था, मुझे भी वो हीरो ही लगता था कोई करप्शन नहीं है। बिकॉज उसको इतनी पावर पब्लिक की तरफ से मिली कि अगर वो वाहिद शख्स इन दोनों पार्टी के साथ पार्लियामेंट में जाके असल प्रॉब्लम्स पे बात करता ना, तो बड़ा सुनहरा मौका था। अब अगेन दूसरी पार्टीज की तो जो बेइज्जती है सो है ही है, आप भी किसी जोगे नहीं रहे। आप आए हैं ना, आप कहाँ आए हैं? आप पार्लियामेंट में आए हैं। अब आप पार्लियामेंट को सुप्रीम समझें और जिन इश्यूज पे आप एक्चुअली काम करना चाहते हैं, जिनका आपने वादा किया है, उसको पार्लियामेंट में डिस्कस करें। 3 साल पार्लियामेंट किसके हवाले की गई? कासिम सूरी के, जो खुद स्टे पे था। तकरीर का मौका सबसे ज्यादा किसको मिला? मुराद साहब को, कि उठे और उठ के बिलावल के साथ बदतमीजी करे। देखने का दिल नहीं करता था असेंबली की कार्रवाई। मैं कहती हूँ उल्टी। ठीक है, बदतमीजी बदतमीजी बदतमीजी, टीवी लगाओ तो एंकर्स बदतमीजी कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस तो लड़ाइयां और मतलब फड्डे। कौन बात कर रहा है डेमोक्रेसी की? वो क्या आदमी है वो जो बाहर चला गया, जिसकी अम्मी पालक बना रही थी तो कुछ शहबाज हुआ? गिल। शहबाज गिल। मतलब बदतमीजियां सारे चुन चुन के। ये फवाद जो कि कितना डेमोक्रेट और हमें प्रोग्रेसिव आदमी लगता था, क्या क्या बदतमीजी उस टाइम आपके की। पास पाकिस्तान भी अच्छा था, पब्लिक सपोर्ट भी थी, एस्टेब्लिशमेंट भी साथ थी। जी, ठीक है, परफेक्शन थी। परफेक्शन थी। अगर आप यही कहते रहेंगे कि जी मैं हीरो हूं और मैं हक पे हूं और अगले बिल्कुल बातिल हैं, इनके साथ बदतमीजी करो, इन पे अटैक करो, इनको जूतियां मारो, इनको गालियां दो, तो जो उनका लाखों करोड़ों सपोर्टर्स हैं उनका क्या करना है? क्या करना है? फिर ये कौम कैसे रहेगी? देखिए अब हो पता क्या रहा है इस वक्त, मैं मिसाल के तौर पे पीटीआई का हूं और आप पीएमएलएन की है, या मैं पीएमएलएन का हूं और आप पीपीपी की हैं, और हमारे साथ घर है और बारिश हुई है और बाहर पानी खड़ा है। अगर मेरी पार्टी की हुकूमत है तो मैंने बर्दाश्त करना है, आपने गालियां देनी है। आपकी पार्टी की हुकूमत है तो फिर आपने बर्दाश्त करना है और मैंने गालियां देनी है। पानी नहीं निकालना किसी ने, बिल्कुल सही है। पानी वहीं का वहीं खड़ा है, मेरे मसाइल वहीं के वहीं हैं। बजट आया है, क्या बजट पे एक्चुअल टेक्निकल डिबेट हुई? तौबा करो, नहीं हुई। ठीक है जी, वो 11 करोड़ के बिस्किट खा गया, या पंजाब में बेइज्जतियां हुई, किसी ने टेक्निकल गुफ्तगू की? किसी ने आवाम को बताने का कहा कि भाई कहां पे? बस सीधा इल्जाम लगाओ कि ये चोर है, ये भी चोर है, ये भी चोर है, ये भी चोर है, चोर 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 चोर। और आप मेरा एज अ सिटीजन जो राइट समझती है ना पॉलिटिकल पार्टीज, वो सिर्फ ये है कि मैं बेवकूफों की तरह हर 5 साल बाद सिर्फ वोट दूं। ये नहीं है मेरा रोल डेमोक्रेसी में कि मैं हर 5 साल बाद वोट दूं। मैं 5 साल बाद ड्यूरिंग वो जो 5 इयर्स हैं, मैं उस वोट के बदले सवाल भी करूं। सवाल, क्वेश्चन। बात यह है, मैंने आपको वोट दिया है, मैं उससे क्यों सवाल करूं? एग्जैक्टली। यही हमारा मसला है कि हम मजहब में, सियासत में, अदब में ये फ़र्क ही नहीं कर पा रहे कि अंधी तकलीद नहीं करनी। मजहब को मजहब की तरह रखें, सियासत को सियासत की तरह, अदब को अदब की तरह। हर एक को ऐसे लॉयल डाई हार्ड फॉलोअर बन के मत चलाएं भाई। फिर आप उस बंदे को, चाहे वो अदीब हो, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो फौजी हो, आप उसको मकाम ही वो दे देते हैं जो उसके सर पे चढ़ जाता है। मुझे ना अक्सर लोग कहते हैं इसका सोल्यूशन क्या है? मैं कहा बायकॉट कर दो ना, इलेक्शन वाले दिन निकलो ही नहीं, फिर क्या करेंगे? मत दो वोट। बोलो तुम लोग जब तक सीधे नहीं होगे अब तुम्हें वोट नहीं देंगे। जब तक अवामी इश्यूज के ऊपर मैनिफेस्टो नहीं लेकर आओगे तब तक तुम्हें वोट नहीं देंगे। हमने भी कसम खाई हुई है कि नहीं, हम जज्बाती नहीं, हमें होंगे। अभी भी मसीहा की इंतजार है, और जो आ रहे हैं उनको भी बादशाह सलामत बनने का शौक है। और इट्स वेरी कंफ्यूजिंग एंड डिप्रेसिंग। और अदील, तुम्हारे साथ तो मेरे ख्याल से मैं घंटों बात कर सकती हूँ। मेरा बहुत आज दिल था कि मैं शोबिस की भी इस पे बात कर सकूं कि आर्ट पूरी दुनिया में लोगों को चेंज करता है, इंस्पायर करता है। हमारे आर्ट में क्या कमी रह गई है कि हम चेंज नहीं हो सके? लेकिन आई थिंक हम एक अलग पॉडकास्ट करेंगे और बहुत जल्दी करेंगे। लेकिन मुझे बहुत लुत्फ आया और मैंने
जैसे कहते हैं ना, मेरा कथारसिस हो गया कि जो बातें आपको जहन में आती हैं और एक अगला बंदा उनको एक अच्छे अल्फाज में तर्जुमानी कर दे ना, तो ये सबसे बड़ा आपका कथारसिस हो जाता है। और आज मेरा तो हो गया है। और जिस तरह बलूचिस्तान की आपने ह्यूमन तरीके से बात की है, वो दिल तक उतरी भी है और समझ भी आई है। और यही मैं चाहती हूँ लोगों को कि कोई भी टॉपिक है उस पर मुख्तलिफ लोगों की राय सुन के फिर एक फ़ैसला करो। Exactly. और ये नहीं कि अदील की सुन लो और मेरी सुन लो कि हम अकले कुल हैं, हो सकता है हम ना हो, और अपने आप को ये समझना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो बात कन्विंसिंग होती है ना, जिसमें एक जड़ होती है सच्चाई की, वो समझ आ जाती है, वो दिल को लग जाती है। हम भी बड़े आइडियलिज्म से निकल के अब ये प्रैक्टिकल उसमें आए हैं, और जहां हम कहते हैं कि फैक्ट तो ये है। और बाकी आप जितना मर्जी रोमांस कर लें, परिस्तान बना ले और किसी ड्रीम वर्ल्ड में रह ले, लेकिन बात वही है जो प्रैक्टिकल है। बिल्कुल ऐसे ही, प्रैक्टिकल। एंड थैंक यू सो मच। एंड आई होप कि अगले हफ्ते आप मुझे एक और टाइम देंगे, क्योंकि आर्ट इस खत्ते पे कोई फर्क क्यों नहीं डाल सकता, क्या कमी रह गई है, वी हैव टू डिस्कस दैट। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं एक और मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। खुदा हाफ़िज़। Say it all with Iffat Umar.